माई कल्टिवेशन डिपेंड्स ऑन सिम्युलेशन। अध्याय 131। ये यांग हान याओयाओ की खिड़की से टिककर बोली। उस समय हान याओयाओ अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने सज धज कर तैयार हो रही थी। ये यांग, मैं तुम्हारे तरीकों की बहुत प्रशंसा करती हूँ। हर कदम क्रूर और निर्दयी लगता है, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से सटीक है, एक भी खामी नहीं। मैंने सचमुच तुम्हें गलत नहीं समझा। बोलते हुए उसने लाल लाल कागज का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया, अपने होंठों को आपस में दबाया और उसके लाल होंठ दिखाई दिए। उसने खुद को खूबसूरती से सजाया था। वह खड़ी हो गई। उसने एक गॉर्ज ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी छाती पर एक सुंदर लाल रेशमी रिबन बंधा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि आज हान गुआंग की मृत्यु का दिन है और उसने यहाँ खुद को तैयार करने में, ये यांग का इंतजार करते हुए खास तौर पर काफी समय बिताया था। शुभकामनाएं सीनियर, क्या मैं सुंदर हूँ? हान याओयाओ वाकई ब्यूटी रैंकिंग में जगह पाने की हकदार थी। वह बिना मेकअप के भी सुंदर थी, लेकिन अब बेहतरीन मेकअप के साथ वह और भी मनमोहक और मनमोहक हो गई थी। ये यांग की एक झलक से ही उसका दिल धड़क उठा। नाइट सीनियर, दरअसल मैं तुमसे बहुत समय से प्यार करता रहा हूँ। अब जब हान गुआंग मर चुका है और दुनिया में शांति लौट आई है, तो तुम, एक दुष्ट साधक जो इतने लंबे समय से भटक रहा है, क्यों न यहीं रहो और मुझसे शादी करके घर बसा लो। क्या यह अच्छा होगा? हान याओयाओ धीरे धीरे ये यांग के सामने चली गई और बोलते हुए प्यार भरी नजरों से उसकी बाँह सहला रही थी। हालांकि ये यांग को पता था कि वह ऐसा कहेगी, और उसके दिल में एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर यह औरत नहीं मानी तो वह मुझे मार डालेगी। अगर मैं मान गया तो मुझे हायरिंग सिटी में ही रहना होगा और अंततः उस 6 आंखों वाले लड़के के हाथों मारा जाऊंगा। ये देखकर कि ये यांग कुछ नहीं बोला, हान याओयाओ के चेहरे पर निराशा और उदासी के भाव उभर आए। ये यांग जानता था कि हालांकि हायरिंग सिटी शाही शहर जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी उसके पास कई शक्तिशाली भाड़े के सैनिक थे। अगर वह नहीं मानता तो हान याओयाओ के सिर्फ एक आदेश से वह हायरिंग सिटी नहीं छोड़ पाता। मैं तुम्हारी शर्तें मान सकती हूँ, लेकिन मुझे पहले बेहाई जाना होगा। वहां से लौटने के बाद ही मैं जा पाऊंगी। ये यांग ने एक पल सोचा और कहा। बेहाई से लौटने के बाद उसकी ताकत काफी बढ़ जानी चाहिए थी और उसे अब हान याओयाओ की धमकी से डरने की जरूरत नहीं होगी। ये यांग की बातें सुनकर हान याओयाओ का चेहरा खुशी से चमक उठा। तो तुम कब तक वापस आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। ये सुनकर हान याओयाओ की आंखें तुरंत धुंधली पड़ गईं, लेकिन फिर उसने ये यांग की तरफ देखा और सिर हिलाया। अच्छा, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करती रहूंगी। ये यांग ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा, उसके दिल में एक आह भरी। तुम्हारी साधना पद्धति स्वर्गीय रहस्यों में झांकना है ना? ये यांग ने हान याओयाओ की ओर देखते हुए पूछा। उसकी बातें सुनकर हान याओयाओ का दिल धड़क उठा, फिर उसने सिर हिलाया। यही उसका रहस्य था। इसी रहस्य का इस्तेमाल करके उसने शाशु को मार डाला था और हान बा दाओ को जल्दी कब्र में डाल दिया था। उसने अपनी हान परिवार की बहनों को भी मरवा दिया था, जिससे सिर्फ वह और हान नियर ही बचे थे। अब हान नियर भी गायब हो गई थी और वह सबसे बड़ी विजेता बन गई थी। मुझे पता था कि मैं तुमसे यह बात नहीं छिपा सकती, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला। हान याओयाओ की खूबसूरत आंखें थोड़ी हिल गईं जब उसने ये यांग की ओर देखा और कहा। ये यांग ने हान याओयाओ को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। संत लोग के विशेषज्ञ हान बा दाओ जीवन की समाप्ति के कारण हो जेजुतु से पहले कैसे मर सकते थे? ये स्पष्ट रूप से एक विशेष कारण से था, और कई सिमुलेशन के परिणामों से संकेत मिलता है कि हान याओयाओ में भविष्य की घटनाओं को जानने की क्षमता थी और उसकी कोई साधना नहीं थी। इस अराजक दुनिया में उसकी साधना का अभाव निस्संदेह बहुत संदिग्ध था। सभी सुरागों को मिलाकर ये यांग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हान याओयाओ उनसे मिलने के क्षण से लेकर अब तक उसका हिसाब लगा रही थी। जब उसने मांसाहारी ओनी को मारने का काम किया तो हान याओयाओ ने उसे देख लिया होगा। फिर उसने शाशु से छुटकारा पाने के लिए जानबूझकर पानी में छलांग लगा दी और बाद में ये यांग को अपना जल्लाद बना लिया ताकि वह भाड़े के सैनिकों को एक एक करके मार सके, ताकि वह जीवित बच सके। ये सब इसलिए था क्योंकि उसके पास स्वर्गीय रहस्यों में झांकने की क्षमता थी। ये साधना पद्धति कभी हान बा दाओ के पास थी। हान बा दाओ ने भी विभिन्न कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए स्वर्गीय रहस्यों में झांकना का सहारा लिया और आज जो कुछ भी हासिल किया है उसे हासिल किया। हालांकि चूंकि उन्होंने इस साधना पद्धति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, इसलिए हर बार उनके जीवन की कीमत चुकानी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में उनका जीवनकाल कम रहा और हो जेजुतु से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। और हान याओयाओ भी निर्दयी थी। इस साधना पद्धति के अपने ज्ञान का रहस्य किसी को पता न चले, इसके लिए उसने हान बा दाओ को जहर दे दिया, जिससे वह जल्दी ही कब्र में समा गया। उसने संदेह से बचने के लिए एक मिशन पर जाने का भी अवसर लिया। हालांकि ये यांग को ये सब पता था, उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। जहां तक मुझे पता था मैं नहीं बताऊंगा।
अब जिस व्यक्ति ने तुम्हें धमकी दी थी उसे मैंने खत्म कर दिया है और नगर स्वामी का पद अब तुम्हारा है। जहां तक हान नियर की बात है, वह गायब हो गई है और मुझे नहीं लगता कि वह भविष्य में वापस आएगी, ये यांग ने उदासीनता से कहा। हान बिंगबिंग की मृत्यु के बाद से हान नियर गायब हो गई थी। गु यांग ने अनुमान लगाया कि वह शायद उत्तेजित होकर हायरिंग सिटी छोड़कर चली गई होगी और हान याओयाओ के लिए कोई खतरा नहीं बनेगी। अब जब मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है तो मैं चाहती हूं कि तुम मुझे एक निश्चित इनाम दो, ये यांग ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें केवल 10 लाख चांदी के सिक्के ही दे सकती हूं। आखिरकार मैं अभी ज्यादा धन नहीं जुटा सकती। हो जे जू, तूने मुझे अभी तक नगर स्वामी के रूप में नहीं चुना है। मैं चुने जाने के बाद ही धन जुटा सकती हूँ। थोड़ी देर रुककर हान याओयाओ ने कहा, या जब तुम वापस आओगी उस समय तुम हायरिंग सिटी के खजाने से जितना चाहो उतना ले सकती हो। उसकी बातें सुनकर ये यांग उसके मन की बात जान गई। उसे बस डर था कि वह चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया। लेकिन ये यांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सहमति में सिर हिला दिया। तुम कब जाओगे? हान याओयाओ ने ऊपर देखते हुए पूछा। इस समय वह असाधारण रूप से सुंदर थी। मैं कल सुबह चली जाऊंगी। जहां तक जू झेंगक्सू की बात है, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। ये यांग वापस लौटना नहीं भूलेगा। उसे 10 महान परिवारों में से एक रात्रि परिवार में प्रवेश करने, अपने परिवार के पास लौटने और संत क्षेत्र में पहुंचने के लिए अभी भी हान याओयाओ की मदद की जरूरत थी। क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकती? ज्यादा समय नहीं बचा है, मैं अब और देर नहीं कर सकती। मैं वापस आऊंगा। ये यांग की बातें सुनकर हान याओयाओ को पता चल गया कि अब और कुछ कहना बेकार है और वह ये यांग को रोक नहीं पाए। वह आगे बढ़ी और ये यांग को गले लगा लिया और वह गले लगना बहुत देर तक चला। घर लौटने के बाद आधी रात हो चुकी थी। इस समय जू झेंगक्सू साधना कर रहा था। ये यांग ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि एक विदाई पत्र लिखा और जाने से पहले कुछ चांदी के सिक्के छोड़ गए। आसमान धीरे धीरे चमक उठा, लाल सूरज धीरे धीरे उगाया और एक नया दिन आ गया। ये यांग ने हान याओयाओ द्वारा दिए गए 10 लाख चांदी के नोट लिए, उन्हें एक गिरवी की दुकान पर नकद में बदल दिया, एक गाड़ी खरीदी और चला गया। आधे रास्ते में ये यांग ने गाड़ी से सारे चांदी के सिक्के सिम्युलेटर में भर दिए, फिर लगाम खोल दी और घोड़ों को आज़ादी दे दी। कल रात एक कदम के साथ ये यांग अपनी मूल जगह से तुरंत गायब हो गया। उसने अपने सिमुलेशन बैलेंस पर देखा जो पूरे 10 लाख थे। इसका मतलब था कि वह 2 बार सिम्युलेट कर सकता था। अब सिम्युलेट करने का शुल्क 5 लाख प्रति सत्र था। नौक्रांतियों में प्रवेश करने के बाद उसने सोचा कि एक बार सिम्युलेट करने में कितना खर्च आएगा। ये यांग ने मन ही मन आह भरी। इस यात्रा में ये यांग का पूरा दिन और रात लग गया। प्रति कदम 1000 ली के साथ भी उसने एक दिन और एक रात की यात्रा की। बेहद आसान गतिविधि के बिना ये यांग को नहीं पता था कि पहुंचने में कितना समय लगेगा। उत्तरी सागर तट पर पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि उत्तरी सागर के केंद्र तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नाव से ही था। किनारे पर कई मछुआरे मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहे थे, खासकर एक विशाल नौकायन जहाज। वे मुख्य रूप से व्हेल का शिकार करते थे और जहाज इतना बड़ा था कि आगे की यात्रा की जा सकती थी। जहाज बहुत बड़ा था, जिसमें मछुआरों, रसोइयों और कप्तान सहित 20 से ज्यादा लोग सवार थे। इस समय वे रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। वे जहाज पर विशाल हार्पून और 3 महीने या आधे साल के लिए पर्याप्त भोजन ले जा रहे थे। वे साल में 1 या 2 बार समुद्र में जाते थे और हर बार वे इतना बड़ा मुनाफा कमा लेते थे कि आधे साल या 1 साल तक बिना किसी समस्या के गुजारा किया जा सकता था। मछुआरों की व्यस्तता देखकर ये यांग उनके पास गया और एक बूढ़े आदमी को कमर पर हाथ रखे पाया। वह लगातार मजदूरों को निर्देश दे रहा था, इस बार हम लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए हमें सारा खाना पानी तैयार करना होगा। अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें इस बार 50 बैरल व्हेल का तेल इकट्ठा करना होगा। सब लोग और मेहनत करो, बूढ़े कप्तान ने कहा। फिर एक गाय की खाल का नक्शा निकाला और उसे देखने लगा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? ये यांग उसके पास गया और पूछा। ये यांग की बातें सुनकर बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और ये यांग को सिर से पैर तक गौर से देखा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? बूढ़े कप्तान की आंखों में ये यांग ने थोड़ी सावधानी देखी। गलत मत समझिए, मैं एक खोजकर्ता हूँ। मैंने सुना है कि उत्तरी सागर बहुत रहस्यमय है और मैं राजवंश की दिशा से अनेक कष्ट सहते हुए केवल इसके रहस्य को देखने आया हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं? ये यांग ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि उसे पता चला कि बूढ़ा कप्तान केवल 4 परिक्रमा वाले मानव लोक में था और जहाज पर उच्चतम साधना केवल 5 परिक्रमा वाली थी। उन्हें मना करने या संदेह करने से रोकने के लिए ये यांग ने अपनी आभा को प्रारंभिक 3 परिक्रमाओं तक सीमित कर दिया। चूंकि वह अब 8 परिक्रमाओं के मध्य में था, इसलिए उसके लिए अपनी आभा को बदलना बहुत आसान था, लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए प्रभावी था जिनकी साधना उसकी अपनी साधना से कम थी। नहीं,
नहीं, हालांकि हम इस बार उस क्षेत्र से गुजरेंगे, हम हमेशा जानबूझकर उसके चारों ओर से गुजरते हैं और उससे होकर नहीं गुजरते, उसने हाथ हिलाते हुए कहा और फिर ये यांग को अनदेखा कर दिया। ये यांग उसके रवैये से नाराज नहीं था, वह जानता था कि कोई भी साधारण मछुआरा वहां नहीं जाएगा, क्योंकि वहां एक विशाल राक्षस रहता है, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह संतलोक तक पहुंच गया है। आम लोगों के लिए वहां जाना मूलतः एक बंद गली थी। ज्येष्ठ, मुझे उत्तरी सागर में विशाल राक्षस के क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। बस मुझे उत्तरी सागर के विशाल राक्षस के क्षेत्र से 1000 किलोमीटर के दायरे में भेज दीजिए और मैं आपके जहाज पर मुफ्त में नहीं चढ़ूंगा। जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको यात्रा व्यय के रूप में 1 लाख चांदी के सिक्के दूंगा, क्या आप ऐसा करेंगे? ये यांग बोलते हुए उसने चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला निकाला, जिसमें पूरे 50,000 चांदी के सिक्के थे, और उसे बूढ़े कप्तान के हाथ में रख दिया। क्या 1 लाख चांदी के सिक्के? चांदी के सिक्कों का थैला पकड़े हुए बूढ़े कप्तान के हाथ कांप रहे थे। वे समुद्र में हर यात्रा में वेल के तेल का एक बैरल केवल 600 चांदी के सिक्कों में बेच सकते थे। अगर वे भाग्यशाली रहे और उन्हें 50 बैरल मिल गए तो वे केवल 30,000 चांदी के सिक्के होंगे। यह अच्छी किस्मत और रास्ते में किसी दुर्घटना के न होने की शर्त पर था, और इन 50 बैरल को प्राप्त करने में आधा साल या उससे भी ज्यादा समय लगेगा। खाना पीना वगैरह निकालने के बाद वे केवल 20,000 कमा पाएंगे। अब ये यांग ने 1 लाख की पेशकश की, जो उनकी कई सालों की कमाई के बराबर थी। क्या तुम सच में? बूढ़े कप्तान ने हाथ कांपते हुए पूछा। तभी उसने गंभीरता से ये यांग को देखा। वह एक अमीर परिवार के युवा मालिक जैसा लग रहा था, सफेद बाहरी वस्त्र पहने, हाथ में एक तय पंखा पकड़े हुए, कुछ नाजुक और कमजोर लग रहा था। ये यांग ने रास्ते में जानबूझकर यह भेष अपनाया था, वह लोगों को यह आभास देना चाहता था कि वह अमीर है, वरना कोई उसे लेने की हिम्मत नहीं करता। इस सफर पर ये यांग अभी हवा में उड़ नहीं सकता था। हालांकि वह एक कदम में 1000 मील की यात्रा कर सकता था। उत्तरी सागर विशाल और अपार था, दसियों हजार मील चौड़ा। खड़े होने की जगह के बिना वह स्पष्ट रूप से उत्तरी सागर के विशाल दानव के क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता था। बूढ़े कप्तान की आंखें इस क्षण चमक उठीं और उसने झट से कहा, सिर्फ यह मत कहो कि तुम्हें विशाल दानव से 1000 मील दूर भेज दूंगा, मैं तुम्हें विशाल दानव की मान तक भी भेज दूंगा। मेरा नाम झांग दायू है। मेरे पिता ने मेरा ये नाम इसलिए रखा क्योंकि हमारा परिवार पीढ़ियों से मछुआरा रहा है। उसने चांदी के सिक्कों का थैला अपनी जेब में रखते हुए हंसते हुए कहा, मेरा उपनाम ये है, और जब हम पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें बाकी 50,000 चांदी के सिक्के दे दूंगा। ये यांग ने अपना तहदार पंखा खोलकर खुद को पंखा झलते हुए कहा। हाँ हाँ युवा स्वामी, ये कृपया इसी तरफ आएं। झांग दायू ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर निमंत्रण का इशारा किया। ये सुनकर खाना पानी ले जा रहे मजदूरों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। उनकी नज़रों में कप्तान हमेशा से ही बहुत ऊंचा और शक्तिशाली लगता था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज वह किसी और के प्रति इतना सम्मान दिखाएगा। अरे तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम अब भी यह नौकरी चाहते हो? तुरंत नीचे जाओ और ताज़े पानी के वो बैरल ऊपर ले आओ, झांग दायू ने गुस्से से कहा। उसकी डांट सुनकर सभी लोग जल्दी से सामान ले जाने लगे। इस जमाने में वे इतनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी की कद्र करते थे, और वे खुद को चालक दल का सदस्य पाकर खास तौर पर भाग्यशाली महसूस करते थे, क्योंकि सभी इस लोहे के चावल के कटोरे को खोने से डरते थे। आखिरकार घर पर उनकी बीवी बच्चे थे, और अगर उनकी नौकरी चली गई तो वे सब भूख से मर जाएंगे। बस यूं ही ये यांग सबकी नज़रों के सामने जहाज पर चढ़ गया, और झांग दायू ने ये यांग के ठहरने के लिए एक साफ सुथरा कमरा इंतजाम कर दिया। युवा गुरु, हम आज रात रवाना होंगे। अगर आपके कोई सवाल या ज़रूरतें हों तो आप मेरे पास आ सकते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए जहाज़ पर एक 5 क्रांति विशेषज्ञ मौजूद है, इसलिए आप निश्चिंत रहें और किसी खतरे की चिंता न करें। झांग दायू ने हंसते हुए कहा। उसका रवैया पहले से बिल्कुल बदल गया था। ठीक है, मैं रास्ते में तुम्हें परेशान करूंगा, ये यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल भी परेशानी नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। बेझिझक कोई भी बात या ज़रूरत हो तो उठाओ, मैं अब तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालूंगा, झांग दायू ने कहा, फिर मुड़कर चला गया। जाते हुए उसने एक आदमी की तरफ देखा और आंख मारी, और वह आदमी तुरंत समझ गया और जवाब में सिर हिला दिया। ये व्यक्ति झांग दायू का बेटा झांगशी 5 क्रांतियों वाले मानव लोक में था। ये यांग ने कमरे की ओर देखा। हालांकि वह आलीशान नहीं था, पर साफ सुथरा था। जहाज पर एक साफ बिस्तर और कुछ प्रसाधन सामग्री लगी हुई थी, और कुछ नहीं। लेकिन जहाज पर तो ये पहले से ही बहुत अच्छा व्यवहार था। अब कई चालक दल के सदस्य एक साथ सोते थे, न केवल एथलीट फुट की तेज गंध के साथ, बल्कि खर्राटों के साथ भी। ये कहा जा सकता है कि ये यांग का व्यवहार अब कप्तान और झांगशी के बाद दूसरे स्थान पर था। जैसे जैसे रात होती गई, क्षितिज सूर्यास्त की चमक से रंगा हुआ था, असाधारण रूप से सुंदर। जहाज पर माल भी सुरक्षित कर लिया गया था, और पाल ऊपर उठा दिए गए थे और दूर की ओर रवाना हो गए।
बड़ा जहाज धीरे धीरे समुद्र में चला गया और केबिन में झांक दायू ने अब सुखद आश्चर्य से चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला निकाला। पिताजी, आपने इतनी चांदी कहाँ से चुराए? ये हमारी 1.5 साल की कमाई के लिए पर्याप्त है, झांकशी ने आंखें फाड़कर कहा। उसने पहले कभी इतनी चांदी नहीं देखी थी, उसके हाथ में चांदी भारी लग रही थी। क्या तुम्हारा बूढ़ा इतनी छोटी मोटी चोरी करेगा? मुझे लगता है तुमने उस युवक को देखा होगा जो आज जहाज पर चढ़ा था। वह उत्तरी सागर जाना चाहता है और उसने हमें यात्रा खर्च के रूप में 1 लाख चांदी के सिक्के दिए हैं। क्या 1 लाख चांदी के सिक्के? झांकशी को शक हुआ कि उसने गलत सुना है और वह चिल्लाया और उसकी आवाज़ दब नहीं पाई। तुम अपनी आवाज़ कम रखो। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? झांक दायू ने गुस्से में उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। बाकी 50,000 चांदी के सिक्के हमें उसके गंतव्य पर पहुंचने पर दे दिए जाएंगे। झांक दायू की बातें सुनकर झांकशी के हाव भाव बदल गए और उसने लालच से कहा, पिताजी, हम सीधे उससे निपट क्यों नहीं लेते? हो सकता है उसके पास सिर्फ इतना ही पैसा ना हो। अगर हम उसे लूट लें तो हम अमीर हो जाएंगे, और उसे देखकर लग रहा है कि वह तो 3 क्रांतियों वाले मानव लोक में ही है, तो क्यों न? जैसे ही उसने बात की, झांकशी के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। मैंने भी इस बारे में सोचा है, लेकिन मुझे डर है कि वह किसी बड़े परिवार या किसी बड़ी ताकत से हो सकता है। अगर हम उससे निपटते हैं तो मुझे डर है कि इससे हमें भारी नुकसान हो सकता है। झांक दायू थोड़ा चिंतित था, उसे डर था कि एक गलत कदम कई और गलत कदमों को जन्म देगा। इसे संभालना मुश्किल है। पिताजी, कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे ये देखने दीजिए कि वह किस परिवार से है। झांकशी ये यान की पृष्ठभूमि की जांच करना चाहता था ताकि पता चल सके कि क्या वह किसी खास ताकतवर सेना से जुड़ा है। अगर वह कोई छोटा परिवार होता तो उससे निपटना आसान होता। बदले की कार्रवाई का डर तो नहीं होता। आखिरकार, अगर कोई बिना किसी निशान के गायब हो जाए तो उसका पता लगाना बेहद मुश्किल होगा। इसमें लगने वाला खर्च भी एक साधारण छोटे परिवार के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि जांचकर्ताओं को नियुक्त करने में भी प्रतिदिन 1 लाख का खर्च आता, जो ज्यादातर लोग वहन नहीं कर सकते। झांकशी की बातें सुनकर झांक दायू की नज़रें इधर उधर घूम गईं और उसने सिर हिला दिया। ये ठीक है, लेकिन आपको हमारे इरादों का खुलासा नहीं करना चाहिए, वरना दुश्मन सतर्क हो जाएगा, झांक दायू ने अपेक्षाकृत शांत रहते हुए उसे याद दिलाया। चिंता मत करो पिताजी, यह मुझ पर छोड़ दो, उसने कॉकपिट से बाहर निकलने से पहले कहा। अब तक नाव किनारे से बहुत दूर निकल चुकी थी, लहरें लगातार टकरा रही थीं, नाव समुद्र की ओर ऊपर नीचे हो रही थी। किसी समय एक चमकदार दूर क्षितिज पर चांद धीरे धीरे उग रहा था, अपनी चांदनी बिखेर रहा था, समुद्र को रोशन कर रहा था। मछली पकड़ने वाली नाव एक अकेले लकड़ी के पत्ते की तरह थी जो असीम सागर में बह रही थी। ये यान उस समय धनुष पर ड्रैगन के दांत के पास खड़ा आगे देख रहा था। इस बार ये यान शून्य भूमि में प्रवेश कर रहा था, नौक्रांतियों को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। बाहर आने से पहले उसने वहां ढेर सारा लाभ इकट्ठा करने की योजना बनाई थी। आखिरकार प्रवेश 20 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ही था। एक बार उस उम्र से ज्यादा हो जाने पर आप दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते थे, यानी ये यान के पास सिर्फ एक ही मौका था। अंदर पहुंचकर उसे ढेर सारे संसाधन जुटाने थे और नौक्रांतियों को तोड़ना था। जब वह सोच ही रहा था, अचानक उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया गया। ये यान ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और कप्तान के बेटे झांकशी को देखा, जो नाव पर तैनात 5 क्रांतियों के मानव क्षेत्र का विशेषज्ञ था। मैंने तुम्हारे बारे में अपने पिताजी से सुना था। मैं वास्तव में आप जैसे साहसी लोगों की प्रशंसा करता हूँ, जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। झांकशी ये यान के पास चले गए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और बोलते हुए आगे की ओर देखने लगे। नाविकों के लिए हर यात्रा एक रोमांच होती है। आगे अनजानी चीजें इंतजार कर रही हैं, तो यह एक सार्थक रोमांच क्यों नहीं है? ये यांग ने आगे देखते हुए कहा। हाँ, युवा मास्टर, ये जब आप इसे इस तरह कहते हैं तो इसमें सचमुच कुछ सच्चाई है। लेकिन युवा मास्टर, ये जैसे स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के पीछे एक अच्छा परिवार तो होगा ही, है ना? झांकशी के स्वर में उदासीनता का दिखावा था, लेकिन उसकी आंखें तिरछी थीं, ये यांग को घूर रही थीं। जब से येयू की आदिम आत्मा ने उसके शरीर पर परजीवी का रूप धारण किया था, ये यांग ने अपनी छठी इंद्रिय जागृत कर ली थी। हालांकि ये यांग ने बाद में हान बिंगबिंग के गर्भ का उपयोग करके येयू को उसके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और फिर उसे मार डाला, फिर भी उसकी छठी इंद्रिय सफलतापूर्वक सुरक्षित रही। झांकशी के शब्दों से ये यांग को उसके हृदय में छिपे द्वेष का तुरंत आभास हो गया। मैं तो बस एक दुष्ट साधक हूँ जिसका कोई संप्रदाय या परिवार नहीं है, ये यांग ने समुद्र क्षितिज के ऊपर धीरे धीरे उगते चांद को देखते हुए कहा। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी, जिससे एक ठंडक और शीतलता झलक रही थी। ये यांग के शब्द सुनकर झांकशी की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने जल्दी से उसे दबा दिया। दोनों अचानक कुछ देर के लिए चुप हो गए। थोड़ी देर बाद झांकशी यह कहकर चला गया कि उसे कुछ काम है।
ये यांग ने उसे पीछे हटते हुए देखा। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उसे परेशानी खड़ी करना पसंद नहीं था, लेकिन अगर कोई उसके लिए खतरा बनता तो वह उसे ज़रूर खत्म कर देता। अगर सामने वाला उसे बस एक बार और देख भी ले तो ये यांग उन्हें मार डालेगा। आखिरकार कोई भी अनदेखा खतरा आखिरकार जानलेवा साबित हो सकता है। झांगशी के जाने के बाद ये यांग भी अपने कमरे में लौट आया और आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। नाव चलती रही और रात हो चुकी थी। अचानक नाव पर जोरदार टक्कर हुई जिससे उसमें सवार सभी लोग चौंक गए। संतरियों ने तुरंत अलार्म बजाया। सब उठो, हमारा सामना एक समुद्री राक्षस से हुआ है। मस्तूल पर खड़ा एक नाविक घंटी बजाते हुए चिल्लाया। तुरंत ही समुद्र से घना कोहरा उठा और धीरे धीरे मछली पकड़ने वाली नाव की ओर बढ़ रहा था। 3 मीटर लंबा एक केकड़ा अपना चिमटा बढ़ाकर नाव के किनारे से चिपक गया और फिर उस पर चढ़ गया। जैसे ही वह नाव पर चढ़ा उसने अपना चिमटा बढ़ाया, एक नाविक को पकड़ा और उसे खाने के लिए अपने मुंह में ठूंस लिया। उसका मुंह मांस की चक्की जैसा था। नाविक चीखने के बाद कीमा बनाकर निगल गया। मांस, मांस, मांस। केकड़े ने एक अजीब सी आवाज निकाली। एक व्यक्ति को खाने के बाद वह असंतुष्ट लग रहा था और उसने अपना बड़ा चिमटा पास खड़े एक नाविक की ओर बढ़ाया। जहरीले तीर तैयार करो, जल्दी करो, इसे नाव को नष्ट मत करने दो, एक बिना कमीज वाला नाविक चिल्लाया। नाविकों को पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने तुरंत शुद्ध लोहे के बने तीर निकाले, उन्हें एक विशाल धनुष पर रखा और केकड़े पर चला दिया। नाविकों ने इन लोहे के तीरों पर समुद्री सांप का जहर लगाया था। इसकी एक बूंद भी समुद्री राक्षसों को मौत के घाट उतार सकती थी। हालांकि तीर लगने के बाद केकड़े के मोटे खोल पर बस एक हल्का सा निशान रह गया जिससे कोई चोट नहीं लगी। ये सुनकर सभी चौंक गए और वे जल्दी से आधा कदम पीछे हट गए। ये यांग ने यह दृश्य बगल से देखा और मन ही मन अपना सिर हिलाया। इस प्रकार का केकड़ा चौथे क्रम का था और अपने मोटे खोल के कारण इसकी ताकत पहले से ही 5वें क्रम की थी। ये नाविक स्वाभाविक रूप से इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे जब तक कि यह कोई कोमल शरीर वाला प्राणी न हो, अन्यथा कोई भी हथियार कारगर नहीं होता। तुम सब पीछे हट जाओ, मुझे इसे संभालने दो। तभी झांगशी भीड़ के पीछे से कूद पड़ा। उसने एक बड़ी कृपाण पकड़ी और पूरी ताकत से केकड़े की पीठ पर वार किया, लेकिन उसका निशान सिर्फ 1 मीटर लंबा था और फिर भी वह पूरी तरह से नहीं कटा। बेटा, इसकी आंखें काट दो। तभी झांग दायु पास खड़ा था और तेजी से चिल्लाया। ये सुनकर झांगशी पलटा और केकड़े की आंखों के पास पहुंचा और अपनी कृपाण से वार किया। एक ही वार में केकड़े की दोनों आंखें कट गईं। अपनी दृष्टि खोकर केकड़ा अचानक पागल हो गया और बेतहाशा इधर उधर टकराने लगा। मछली पकड़ने वाली नाव पर तुरंत लकड़ी के टुकड़े उड़ते हुए गिरने लगे जिससे उसकी नाव की कील लगभग क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक एक बाल सी पतली सी चमकदार रोशनी किसी की नजरों से ओझल होकर चमकी, जो आसानी से केकड़े के खोल को भेदती हुई उसके शरीर में घुस गई, जहां उसने बेतहाशा उत्पात मचाना शुरू कर दिया, केकड़े के अंदरूनी अंगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सिर्फ 2 सांसों में केकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, निश्चल और मृत। वाह झांगशी, तुमने इसे मार डाला। इस चीज ने नाव लगभग डुबो ही दी थी। नाविकों ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और झांगशी की खूब तारीफ की। हालांकि केकड़ा मर चुका था, झांगशी बिल्कुल भी खुश नहीं था। शायद बाकी सबने उसे नहीं देखा था, लेकिन पास होने के कारण उसने साफ तौर पर एक छोटी सी चमकदार रोशनी को उड़ते हुए देखा, जो आसानी से केकड़े के शरीर में घुस गई। फिर केकड़ा मर गया। झांगशी के मन में एक शक की किरण उठी। उसने उस दिशा में देखा जहां से रोशनी आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हो रहा है? झांगशी के मन में बेचैनी सी छा गई। उसने खुद अनुभव किया था कि केकड़े का कवच कितना कठोर होता है। उसका मानना था कि एक ही वार से, साधारण कवच की तो बात ही छोड़िए, वह लोहे को भी आसानी से काट सकता है। लेकिन केकड़े के कवच से उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी कठोर वस्तु को काट रहा हो, जिससे उसके हाथ में झुनझुनी हो रही थी। हालांकि वह प्रकाश इतनी आसानी से पार हो गया मानो वह टोफू हो, जिससे पता चलता था कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत निश्चित रूप से 5 चक्करों से ज्यादा थी। यह मुश्किल है पिताजी, बस मुझे कोई फैसला लेने से पहले ये पता लगाने दीजिए कि वह किस परिवार से है। झांगशी ये यांग की पृष्ठभूमि की जांच करना चाहता था ताकि पता चल सके कि क्या वह किसी खास ताकतवर सेना से है। अगर वह कोई छोटा परिवार होता तो उसे संभालना आसान होता। बदले की कार्रवाई का कोई डर नहीं होता। आखिरकार अगर कोई बिना किसी निशान के गायब हो जाए तो उसका पता लगाना बेहद मुश्किल होगा। इसमें लगने वाला खर्च भी इतना होगा कि एक साधारण छोटा परिवार वहन नहीं कर पाएगा। एक अन्वेषक को नियुक्त करने पर भी प्रतिदिन 1 लाख खर्च होंगे, जो एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। झांगशी की बातें सुनकर झांग दायु की आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिला दिया।
ये भी काम करता है, लेकिन आपको हमारे इरादों का खुलासा नहीं करना चाहिए, वरना आप दुश्मन को सतर्क कर देंगे। झांग दा यू, जो अपेक्षाकृत ज्यादा शांत था, ने उसे याद दिलाया। चिंता मत करो पिताजी, मैं इसे संभाल लूंगा, उसने कहा और फिर कॉकपिट से बाहर चला गया। अब तक नाव किनारे से बहुत दूर निकल चुकी थी और लहरें लगातार उससे टकरा रही थीं। वह हिल रही थी और आगे बढ़ रही थी। समुद्र। उन्हें पता ही नहीं चला कि दूर क्षितिज पर एक चमकीला चांद धीरे धीरे उग रहा था, अपनी चांदनी से समुद्र को रोशन कर रहा था। मछली पकड़ने वाली नाव एक अकेले लकड़ी के पत्ते की तरह असीम सागर में बह रही थी। ये यांग धनुष के ड्रैगन दांत पर खड़ा आगे की ओर देख रहा था। इस बार ये यांग शून्य भूमि में प्रवेश कर रहा था, नौक्रांतियों को तोड़ने की तैयारी कर रहा था, ताकि बाहर आने से पहले वहां से ढेर सारा लाभ प्राप्त कर सके। आखिरकार ये केवल 20 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति देता है। एक बार जब आप उस आयु को पार कर जाते हैं तो आप अंदर नहीं जा सकते, जिसका अर्थ है कि ये यांग के पास केवल एक ही मौका है। अंदर जाने के बाद उसे बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाने होंगे और नौक्रांतियों तक पहुंचना होगा। जब वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, अचानक उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया गया। ये यांग ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और कप्तान के बेटे झांग शी को देखा, जो जहाज पर तैनात 5 क्रांतियों के मानव क्षेत्र का विशेषज्ञ था। मैंने तुम्हारे मामलों के बारे में अपने पिता से सुना है। मैं आप जैसे साहसी लोगों की सचमुच प्रशंसा करता हूँ, जो चाहे कर सकते हैं। झांग शी ये यांग के पास आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और आगे देखते हुए बोले, नाविकों के लिए हर यात्रा एक साहसिक कार्य है। आगे अनजानी चीजें इंतजार कर रही हैं, तो यह एक सार्थक साहसिक कार्य कैसे नहीं है। ये यांग ने आगे देखते हुए कहा, हाँ, युवा मास्टर, ये जब आप ऐसा कहते हैं तो इसमें सचमुच कुछ सच्चाई है। हालांकि युवा मास्टर ये जैसे स्वतंत्र स्वभाव वाले व्यक्ति के पास एक अच्छा परिवार तो होगा ही, है ना। झांग शी का स्वर बहुत सहज लग रहा था, लेकिन उसकी नजरें ये यांग पर टिकी थीं। जब से ये यू की आदिम आत्मा ने उसके शरीर पर परजीवी प्रभाव डाला था, ये यांग ने अपनी छठी इंद्रिय जागृत कर ली थी। हालांकि ये यांग ने बाद में हान बिंगबिंग के गर्भ का उपयोग करके ये यू को अपने गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और उसे मार डाला, फिर भी छठी इंद्रिय सफलतापूर्वक बनी रही। झांग शी के शब्दों से ये यांग को उसके हृदय में छिपे द्वेष का तुरंत आभास हो गया। मैं तो बस एक दुष्ट साधक हूँ, जिसका कोई संप्रदाय या परिवार नहीं है, ये यांग ने समुद्र क्षितिज से धीरे धीरे ऊपर उठते चांद को देखते हुए कहा। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी, जिससे एक ठंडी और स्तब्ध कर देने वाली आभा प्रकट हो रही थी। ये यांग के शब्द सुनकर झांग शी की आंखों में उत्साह की एक चमक उठी, लेकिन उसने जल्दी से उसे दबा दिया। दोनों अचानक कुछ देर के लिए चुप हो गए। थोड़ी देर बाद झांग शी कुछ काम का बहाना बनाकर चला गया। ये यांग ने उसे पीछे हटते हुए देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। हालांकि वह परेशानी खड़ी करना पसंद नहीं करता था, लेकिन अगर कोई उसके लिए खतरा बनता तो वह उसे जरूर खत्म कर देता। अगर सामने वाला उसे बहुत देर तक देखता भी तो ये यांग उन्हें मार डालता। आखिरकार कोई भी अदृश्य खतरा अंततः उसे जानलेवा चोट पहुंचा सकता था। झांग शी के जाने के बाद ये यांग भी अपने कमरे में लौट आया और आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। नाव चलती रही और आधी रात हो गई। अचानक नाव पर जोरदार टक्कर हुई, जिससे उसमें सवार सभी लोग चौंक गए। पहरेदार ने तुरंत अलार्म बजाया। सब उठो, हमारा सामना एक समुद्री राक्षस से हुआ है। मस्तूल पर खड़ा एक नाविक घंटी बजाते हुए चिल्लाया। तुरंत समुद्र से घना कोहरा उठा, जो धीरे धीरे मछली पकड़ने वाली नाव की ओर बढ़ रहा था। एक केकड़ा, जो पूरे 3 मीटर लंबा था, ने अपना चिमटा बाहर निकाला, नाव के किनारे को जकड़ा और फिर नाव पर चढ़ गया। जैसे ही वह जहाज पर चढ़ा, उसने अपना चिमटा बढ़ाया, एक नाविक को पकड़ा और उसे खाने के लिए अपने मुंह में ठूंस लिया। उसका मुंह मांस की चक्की जैसा था। जिस नाविक को अंदर धकेला गया था, वह एक बार चीखा, उसके बाद उसे कीमा बनाकर निगल लिया गया। मांस, मांस, मांस। केकड़े ने एक अजीब सी आवाज निकाली। एक इंसान को खाने के बाद वह असंतुष्ट लग रहा था और उसने अपना बड़ा चिमटा पास खड़े एक नाविक की ओर बढ़ाया। जहरीले तीर तैयार करो, जल्दी से, इसे जहाज को बर्बाद मत करने दो, एक नंगे सीने नाविक चिल्लाया। नाविकों को ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुके हों, इसलिए उन्होंने तुरंत शुद्ध लोहे के तीर निकाले, उन्हें एक विशाल धनुष पर रखा और केकड़े पर चला दिया। नाविकों ने इन लोहे के तीरों पर समुद्री सांप का जहर लगाया था, बस एक बूंद भी समुद्री राक्षसों को मौत के घाट उतार सकती थी। हालांकि तीर लगने के बाद केकड़े के मोटे खोल पर बस एक हल्का सा निशान रह गया, जिससे कोई चोट नहीं लगी। इससे सब चौंक गए और वे जल्दी से आधा कदम पीछे हट गए। ये यांग ने चुपके से अपना सिर हिलाते हुए बगल से ये दृश्य देखा। इस प्रकार का केकड़ा 4थी श्रेणी का होता है और अपने मोटे खोल के साथ इसकी ताकत पहले से ही 5वीं श्रेणी की होती है। ये नाविक स्वाभाविक रूप से इसका मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कि यह कोई कोमल शरीर वाला प्राणी न हो, अन्यथा कोई भी हथियार कारगर नहीं होगा।
तुम सब पीछे हट जाओ, मुझे इसे संभालने दो। तभी झांग शी भीड़ के पीछे से छलांग लगाकर बाहर आया। उसने एक बड़ी कृपाण पकड़ी और केकड़े की पीठ पर वार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसने केवल 1 मीटर लंबा निशान छोड़ा, फिर भी वह कट नहीं पाया। बेटा, इसकी आंखों पर निशाना लगाओ। तभी झांग दायु पास खड़ा था और जल्दी से चिल्लाया। ये सुनकर झांग शी पलटा और केकड़े की आंखों के पास आया, अपनी कृपाण से वार किया। एक ही वार में केकड़े की दोनों आंखें कट गईं। अपनी दृष्टि खो देने के बाद केकड़ा अचानक पागल हो गया, बेतहाशा छटपटाने लगा। मछली पकड़ने वाली नाव पर तुरंत ही हमला हुआ, जिससे लकड़ी के टुकड़े उड़ गए और नाव की कील लगभग क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक एक बाल जैसी पतली सी चमकदार रोशनी किसी की नज़र में आए बिना ही चमक उठी, जो आसानी से केकड़े के खोल को भेदती हुई उसके शरीर में घुस गई, जहां उसने बेतहाशा उत्पात मचाना शुरू कर दिया, केकड़े के अंदरूनी अंगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सिर्फ 2 सांसों में ही केकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, निश्चल और मृत। वाह झांग शी, तुमने तो मार ही डाला। इस चीज ने नाव को लगभग डुबो ही दिया था। नाविकों ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और झांग शी की खूब तारीफ की। हालांकि केकड़ा मर चुका था, झांग शी बिल्कुल भी खुश नहीं था। शायद दूसरों ने इसे नहीं देखा था, लेकिन इतने पास होने के कारण उसने साफ देखा कि एक छोटी सी तेज रोशनी उड़कर केकड़े के शरीर में आसानी से प्रवेश कर गई। फिर केकड़ा मर गया। झांग शी के मन में एक संदेह का भाव जगा। उसने उस दिशा में देखा जहां से रोशनी आ रही थी, और वहां कोई नहीं था। क्या हो रहा है? झांग शी के मन में बेचैनी का भाव उठा। उसने खुद अनुभव किया था कि केकड़े का खोल कितना कठोर होता है। उसका मानना था कि एक ही वार से, साधारण कवच की तो बात ही छोड़िए, वह लोहे को भी आसानी से काट सकता है। हालांकि केकड़े के खोल ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसने किसी कठोर वस्तु को काट दिया हो, जिससे उसके हाथ में झुनझुनी होने लगी। फिर भी वह रोशनी इतनी आसानी से भेद गई मानो वह टोफू हो, जिससे पता चलता था कि दूसरे पक्ष की ताकत निश्चित रूप से 5 चक्करों से भी ज्यादा थी। शाबाश, जैसी कि लॉर्ड झांग शी से उम्मीद थी, नाविक उनकी तारीफ करते हुए खुशी से चिल्लाए। कुछ तो केकड़े पर दौड़ पड़े और उसे पैरों से कई बार कुचलते हुए बोले, अरे, जिस आदमी को तुमने खाया उस पर अभी भी मेरे 3 चांदी के सिक्के बकाया थे, और तुमने उसे ऐसे ही खा लिया। केकड़े को मारने का श्रेय सब उसे देते देख झांग शी उदास हो गया। बाद में सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर केकड़े को मछली पकड़ने वाली नाव से नीचे धकेल दिया। हालांकि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन सौभाग्य से ज्यादा बलिदान नहीं हुए। समुद्र में जब तक जहाज ठीक था, यही सबसे बड़ा सौभाग्य था। केकड़े वाली इस घटना के बाद जहाज आधे महीने तक चलता रहा। इस दौरान झांग शी उदास रहा, मानो किसी बात को लेकर चिंतित हो। झांग शी ने बहुत देर तक सोचा। उसे आभास हो गया था कि ये यांग की ताकत ज्यादा नहीं थी, और वह इस जहाज पर अकेला साधक था। एक पल के लिए झांग शी समझ नहीं पाया कि यह कदम किसने उठाया था, या उसे बस भ्रम हो गया था। ... एक अपेक्षाकृत बड़े कमरे में 2 लोग किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। बेटा, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये उपनाम वाला वह बच्चा कमजोर ताकत वाला एक दुष्ट साधक था? तुमने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? झांग दायु ने कुछ उलझन में पूछा। जब से उसने सुना कि ये यांग एक दुष्ट साधक है जिसका कोई संप्रदाय या गुट नहीं है, वह वर्णनीय रूप से खुश था। उसे विश्वास था कि उसे ये यांग से बहुत बड़ी दौलत मिल सकती है, इतनी कि वे लंबे समय तक समुद्र में जाने से बच सकें। हालांकि जब भी वह अपने बेटे से पूछता कि वे कब कदम उठाएंगे, तो वह हकलाकर कहता कि थोड़ा और इंतजार करो। यह इंतजार आधे महीने तक चला, जिससे झांग दायु इस दौरान न तो ठीक से सो पाए और न ही ठीक से खा पाए। अगर वे यह एक काम पूरा कर लेते तो वे अमीर हो जाते। हालांकि झांग शी की हिचकिचाहट ने उसे बहुत चिंतित कर दिया। आखिर तुम्हें किस बात की चिंता है? अगर हम और इंतजार करेंगे तो वह आ जाएगा, और फिर हम अमीर बनने का यह मौका गंवा देंगे। उसे मारकर समुद्र में फेंक दो। शार्क को उसके शरीर को तब तक साफ साफ खाने दो जब तक वह इस दुनिया से गायब न हो जाए, और हमें खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। ये कहते हुए झांग दायु का चेहरा बेचैन हो गया और उसे शांत करना मुश्किल हो गया। अपने पिता को लगातार उकसाते हुए सुनकर झांग शी ने दांत पीसते हुए कहा, हम आज रात कार्रवाई करेंगे। ये कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया, साथ ही खुद को यह विश्वास दिलाते हुए कि केकड़े को शायद उसने ही झटका देकर मार डाला होगा, और यह रोशनी उसकी आंखों की चाल होगी। वह रहस्यमयी रूप से मरा हुआ केकड़ा उसके दिल में एक बुरा सपना बन गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात का दूसरा भाग आ गया। ये यांग भी बिस्तर पर जोर जोर से खर्राटे लेते हुए सोने का नाटक कर रहा था। झांग शी और झांग दायु दोनों के हाथ में खंजर था। धीरे धीरे ये यांग के कमरे के पास पहुंचे। बाद में तुम्हें उसके दिल में एक ही वार करना होगा, ताकि उसे विरोध करने का मौका न मिले। हालांकि उसकी ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिए हमें उसे एक घातक वार करना होगा।
झांग दायू का चेहरा गंभीर था जब उसने झांग शी से फुसफुसाते हुए कहा। साथ ही यह उसका पहली बार किसी की हत्या करने का अनुभव था और वह बहुत घबराया हुआ भी था। चाकू पकड़े हुए हाथ से अनायास ही पसीना बहने लगा। झांग शी ने सिर हिलाया। पिताजी, चिंता न करें, मैं अपने कामों में दृढ़ हूं। झांग शी ने झांग दायू को आत्मविश्वास से भरी नजरों से देखा, लेकिन मन ही मन वह डरा हुआ था। अपने पिता की तरह वह भी एक मछली पकड़ने वाली नाव पर पला बड़ा था और उसने कभी किसी की हत्या नहीं की थी। हालांकि वह यहाँ सबसे ताकतवर था, लेकिन वह लड़ने में अच्छा नहीं था और केवल कुछ समुद्री राक्षसों से ही निपट सकता था। झांग शी ने अपने पिता द्वारा दिया गया खंजर लिया, फिर अपने जूते उतारे और नंगे पैर ये यांग के कमरे में चला गया। इससे शोर बहुत कम हो जाएगा और ये यांग उसे देख नहीं पाएगा। आधी रात हो चुकी थी और आकाश में एक अर्धचंद्राकार चांद लटका हुआ था जो एक हल्की ठंडी रोशनी बिखेर रहा था। झांग शी ये यांग के बिस्तर के पास गया। ये यांग को रजाई में लिपटा देखकर उसने दांत पीस लिए, दोनों हाथों से खंजर पकड़ लिया। ये यांग के दिल पर निशाना साधा और वार कर दिया। इस वार में उसकी लगभग पूरी ताकत लग गई। खंजर बिस्तर तक में घुस गया। वाह, इस वार से अगर वह मरा नहीं भी तो भी अपंग हो जाएगा। झांग शी का दिल खुशी से भर गया और वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके हाथ में खंजर से जैसे ही वह उस व्यक्ति में घुसा जो संवेदना प्रसारित हुई, वह किसी बिजुका में छुरा घोंपने जैसी थी, या यूं कहें कि यह रुई के गोले में छुरा घोंपने जैसा था। और तो और ये यांग ने एक भी चीख नहीं निकाली। झांग शी को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। काश! झांग शी के पीछे से अचानक एक आह निकली। उसने जल्दी से ऊपर देखा और देखा कि ये यांग जहाज की खिड़की के पास बैठा है और उसे पछतावे से देख रहा है। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम आज्ञाकारी होकर मुझे शून्य भूमि के पास ले आते तो तुम कुछ दिन और जी सकते थे। हालांकि मैं तुम्हें चुप कराने और जाते समय कोई निशान न छोड़ने के लिए तुम में से हर एक को मार डालता, लेकिन तुमने तो मेरे खिलाफ हत्या और डकैती का प्रयास करने की हिम्मत की। ऐसे में मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये यांग के होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई जो चांदनी में बेहद डरावनी लग रही थी। हम, सिर्फ तुम। झांग शी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और हिम्मत जुटाते हुए बोला। साथ ही उसे अपने पिता की कही बात याद आई कि ये यांग की ताकत ज्यादा नहीं है, जिससे उसे तुरंत आत्मविश्वास महसूस हुआ। झांग शी ने बकवास बंद कर दी, खंजर उठाया और ये यांग की ओर झपटा। उसका हमला बिल्कुल बच्चों की लड़ाई जैसा था, बस बेतहाशा हमला। ये यांग उसे देखकर फिर से आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली पर एक सुनहरी रोशनी संघनित हुई और उसने उसे झांग शी के हृदय की ओर बढ़ाया। सुनहरी रोशनी की एक चमक चमकी और झांग शी के सीने में दर्द हुआ। उसने नीचे देखा और जहां उसका हृदय होना चाहिए था, वहां एक कटोरे के आकार का रक्त छिद्र दिखाई दिया। उसी समय उसके हृदय का वह भय लौट आया। ये सुनहरी रोशनी वही थी जो उसने केकड़े को मारते समय देखी थी। तो ये तुम थे? झांग शी के हृदय का भ्रम अंततः दूर हो गया, लेकिन वह मृत्यु के गर्त में भी डूब गया। ये बच्चा झांग शी अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या हो सकता है कि उसने उस आदमी को मार डाला हो और अब उसकी संपत्ति लूट रहा हो? झांग शी के पिता ने जब देखा कि उनका बेटा बाहर नहीं आया है तो उन्हें शक होने लगा कि वह ये यांग से गुप्त रूप से खजाने छिपा रहा है। एक कप्तान होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से कई क्रू सदस्यों को लालच में आकर अक्सर छोटी मोटी चोरियां करते और यहां तक कि अपने साथियों की हत्या करके उनका सामान हड़पते देखा था। हालांकि झांग शी उनका बेटा था, लेकिन उन्हें झांग शी के चरित्र पर जरा भी भरोसा नहीं था। झांग दायू एक स्वार्थी और लालची इंसान था और वह अच्छी तरह समझता था कि लोग मुनाफे के चक्कर में कैसे पेश आते हैं। इसलिए उसने एक पल सोचा, फिर चुपके से ये यांग के कमरे में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसका पैर किसी चिपचिपी चीज पर पड़ा जिससे खून की तेज गंध आ रही थी। धिक्कार है, तुम छोटे बदमाश, तुम बहुत बेरहम हो। झांग दायू मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। तभी उन्होंने जमीन पर एक व्यक्ति को लेटा हुआ देखा। उन्हें लगा कि यही ये यांग है। उन्होंने नीचे देखा और चांदनी की मदद से देखा कि उस व्यक्ति के कपड़े तो बहुत जाने पहचाने थे, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने अपने कॉलर से एक टिंडर बॉक्स निकाला और उसे रोशनी के लिए जलाया। झांग दायू ने टिंडर बॉक्स पर कुछ बार फूंक मारी और लौ धीरे धीरे प्रज्वलित हुई, जिससे कमरे का असली रूप सामने आ गया। जमीन पर लेटा कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा झांग शी था। अब कप्तान के रूप में आपकी स्थिति बदल गई है। झांग दायू ने ये यांग की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा तो ये यांग उसके सामने खड़ा था और ऊपर से उसे देख रहा था। झांग दायू चीख पड़ा। ये यांग ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका सिर गर्दन से अलग करने के लिए जोर से दबाया। जहाज के तख्तों पर चारों तरफ खून फव्वारे की तरह छिड़का। कमरा भी लाल रंग से रंगा हुआ था। ये यांग ने झांग दायू के बाल पकड़े और कमरे से बाहर चला गया।
झांग दायू की चीख बहुत तेज थी, जिससे जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्य नींद से जाग गए। वे जल्दी से वहां पहुंचे और जमीन पर 2 लाशें पड़ी देखीं। ये यांग की तरफ देखते हुए उसने झांग दायू का सिर अपने हाथ में पकड़ रखा था। ये दृश्य देखकर सभी इतने डर गए कि वे जल्दी से पीछे हट गए। कुछ ने तो अपनी छाती बचाने के लिए कुल्हाड़ी भी निकाल ली। सब लोग, डरो मत। ये दोनों, झांग दायू और उसका बेटा, मुझे मारने और मेरी दौलत लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मार डाला। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो बेगुनाह लोगों की जान लेता हो। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब जब झांग दायू और उसका बेटा मर चुके हैं, तो यह जहाज तुम्हारा है। ये यांग ने झांग दायू का सिर सबके पैरों पर पटक दिया, एक कपड़ा निकाला और बोलते हुए अपने हाथों से खून पोंछा। यह जहाज तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम्हें मुझे शून्य भूमि के पास ले जाना होगा। तुम क्या सोचते हो? ये यांग ने वहां मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये यांग की बातें सुनकर नाविकों के चेहरे बदल गए। यह जहाज बहुत बड़ी दौलत थी। एक बार उनका हो जाए तो दूसरे लोग उनके लिए काम करेंगे। उन्हें किसी की चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी, और इतने बड़े जहाज के साथ वे शादी भी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हम तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आखिर तुम उन दोनों बाप बेटे को भी मार सकते थे। कौन जाने तुम हम पर भी हाथ डाल दोगे। इसी समय एक क्रू मेंबर आगे आया और थोड़ा डर कर बोला। उसे सुनकर ये यांग के होंठ सिकुड़ गए। तुम्हें और मुझे कोई शिकायत नहीं है। झांग दायू और उसका बेटा मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। लेकिन तुम्हें और मुझे कोई शिकायत नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों मारूं? शून्य भूमि जाने के लिए उसे इन नाविकों पर निर्भर रहना पड़ा। वरना इस विशाल महासागर में ये यांग को न केवल शून्य भूमि की दिशा का पता नहीं होता, बल्कि उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद के लिए इन नाविकों की भी जरूरत होती। ये यांग की बात खत्म होने के बाद उसने अपने कियानकुन बैग से चांदी का एक थैला निकाला। यह 1 लाख टैल है। मैं बस शून्य भूमि जाना चाहता हूँ। वहां पहुंचने के बाद हम अलग हो जाएंगे और मैं तुम्हें ये 1 लाख टैल दूंगा, इसे इस यात्रा का किराया मानकर। जमीन पर चांदी का थैला देखकर नाविकों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उन्होंने इतनी चांदी कभी नहीं देखी थी। 100 टैल भी उन्हें लंबे समय तक ईर्ष्यालु बनाए रखेंगे, 1 लाख टैल की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं उस बूढ़े कमीने से बहुत समय से परेशान हूँ। मैं इस युवा स्वामी को शून्य भूमि पर ले जाने को तैयार हूँ। मैं भी। वह मुझे हर दिन 3 बार कोसता था। वह मरने के लायक था। मैं भी युवा स्वामी को शून्य भूमि ले जाने के लिए सहमत हूँ। नाविकों की प्रतिक्रियाएं देखकर ये यांग मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। लगता है उन्हें खुद चुप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यांग ने मन ही मन सोचा। चीज़ें जल्दी ही शांत हो गईं। इसके बाद जहाज शून्य भूमि की ओर रवाना हो गया और ये यांग अपने कमरे में ध्यान करते रहे। जहां तक झांग दायू और उनके बेटे के शवों की बात है, उन्हें शार्क का चारा बनने के लिए समुद्र में फेंक दिया गया था। हालांकि ये यांग आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, फिर भी वे जहाज की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। जल्द ही एक नाविक धनुष पर काम करते हुए गलती से पानी में गिर गया और डूब गया। जब तक दूसरों ने उसे खोजा, तब तक वह 3 घंटे से पानी में डूबा हुआ था। यह एक दुर्घटना लग रही थी, लेकिन ये यांग का दिल बहुत साफ था। कोई 1 लाख टैल और इस मछली पकड़ने वाली नाव पर एकाधिकार करना चाहता था। आखिरकार इतने सारे लोगों के साथ अगर उन्हें संपत्ति का बंटवारा करना था, हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। लेकिन अगर जहाज पर सिर्फ एक ही व्यक्ति रहे तो काम आसान हो जाएगा। उसे न सिर्फ 1 लाख टैल मिल सकते थे, बल्कि एक मछली पकड़ने वाली नाव भी मिल सकती थी। फिर वह नाव को किसी अनजान जगह ले जाकर एक नया जीवन शुरू कर सकता था। बस इसके बारे में सोचना ही उसके लिए बहुत खुशी की बात थी, और हो सकता था कि वह एक सुंदर पत्नी से शादी कर ले, एक बेटा पैदा कर ले और बाकी जिंदगी आराम से बिता ले। 3 महीने बीत गए और एक और नाविक की पाल खींचते समय अचानक टूट जाने से मौत हो गई। सभी ने निरीक्षण किया तो पता चला कि पाल का टूटा हुआ हिस्सा बारिश के पानी से पहले ही जंग खा चुका था और अब उस दबाव को झेल नहीं सकता था। नाविकों के लिए ऐसी दुर्घटनाएं कोई नई बात नहीं थीं। उन्होंने पाल की मरम्मत की, टूटे हुए नाविक को पानी में फेंक दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। एक अज्ञात अवधि के बाद ये यांग अपने ध्यान से जागा और उसकी शक्ति थोड़ी और बढ़ गई थी। जहाज अपने गंतव्य से केवल 2000 ली की दूरी पर पहुंच चुका था। इस दौरान जहाज पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहीं, जिसके कारण नाविकों की लगातार मौतें हो रही थीं। अब जहाज पर सवार 10 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 2 ही बचे थे। इस दौरान हर कोई एक दूसरे के खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रच रहा था, लेकिन उनकी हत्या के तरीके बहुत ही चतुराई भरे थे, सभी संयोगवश। न केवल उन पर शक नहीं किया जाता था, बल्कि वे अनजाने में भी दूसरे पक्ष को मार सकते थे। ये यांग इस बात की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था।
हालांकि उनके तरीके 100% सही नहीं थे, बल्कि सभी ने इसे न अपनाने का फैसला किया था। आखिरकार अगर एक व्यक्ति मर जाता तो उन्हें थोड़ा और पैसा मिल सकता था, जो उनके लिए बहुत फायदेमंद था। अब जब मंजिल पहुंच गई थी तो जहाज पर बचे हुए 2 लोगों ने भी अपने आखिरी भेष उतार दिए। वे हथियार लिए डेक पर खड़े होकर एक दूसरे को घूर रहे थे। ये यांग को यह उम्मीद नहीं थी कि आखिरी जीवित लोग एक बूढ़ा आदमी और एक बहुत ही युवा युवक थे। युवक के छोटे बाल, दुबला पतला शरीर और धूप से झुलसी त्वचा थी। उसके हाथ में एक भला था और वह तनावग्रस्त भाव से उस बूढ़े आदमी को देख रहा था। ये स्पष्ट था कि वह डर गया था, लेकिन उसकी दृढ़ आंखों में अटल निश्चय की झलक दिखाई दे रही थी। ये यांग दूर बैठा चुपचाप दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध देख रहा था। ए न्यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में भी दुर्घटनाओं का इस्तेमाल करके इतने सारे चालक दल के सदस्यों को मार डालोगे। बूढ़े आदमी ने उसे दयालु भाव से देखा। उसके बाल सफ़ेद थे और शरीर हृष्ट-पुष्ट था। पीछे से वह 40 साल का एक हट्टा-कट्टा आदमी लग रहा था। उसका नाम गाओ हान था। वह चौगा पहने हुए था और उससे मछली की गंध आ रही थी। वह एक बहुत बूढ़ा नाविक था जिसे समुद्री जीवन का व्यापक अनुभव था। गाओ हान को उस युवक की हरकतों का पहले ही पता चल गया था, और कुछ लोग जो नहीं मरे थे उन्हें उसने चुपके से मार डाला, क्योंकि उसने उन नाविकों को मार डाला जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई थीं, एक एक करके। उदाहरण के लिए, जो डूब गया वह पहले मरा नहीं था। उस नाविक ने फिर भी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गाओ हान आगे बढ़ा, उसका मुंह ढक लिया और उसकी आंखें निकाल दी, जिससे दूसरों को लगे कि उसकी आंखें मछलियों ने खा ली हैं। और हर बार जब वह किसी को मारता तो गाओ हान तेजी से काम करता और अन्यू के शिकारों को खत्म कर देता। तुम भी बुरे नहीं हो। हर बार जब तुम किसी को मारते हो तो सबको बचा लेते हो, अन्यू ने कहा। उसकी आवाज़ में यौवन के बदलाव साफ झलक रहे थे, क्योंकि वह अपने विकास के चरण में था। हा, गाओ हान हंसा, अन्यू की ओर देखकर, जो उस पर भाला तान रहा था, और उसने अपना सिर हिलाया। तुम इस पैसे का क्या करना चाहते हो? गाओ हान ने विनम्रता से पूछा। मेरी माँ बीमार हैं और काम नहीं कर सकती, वह सिर्फ बिस्तर पर ही लेटी रह सकती हैं। और घर पर मेरे 5 छोटे भाई बहन हैं जो मुझ पर निर्भर हैं। वे सभी सिर्फ मुझ पर ही निर्भर हैं। मुझे इन पैसों की ज़रूरत है। अगर मैं मर गया तो वे सब घर पर ही मर जाएंगे। आनियू ने गाओ हान से कहा। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू भर आए। आज उसे गाओ हान को मारना ही था, वरना घर पर उसकी बीमार माँ और उसके छोटे भाई बहन, जो अभी बड़े नहीं हुए थे, सब भूख से मर जाते। इसी वजह से उसने नाविक बनकर अपने परिवार का पेट पालने का फैसला किया था। तो फिर तुम्हें ये पैसे किस लिए चाहिए? तुम्हारा आधा शरीर तो कब्र में ही है। क्या तुमने काफ़ी नहीं जिया? आनियू ने अधीरता से कहा और अपने हाथ में भाला और भी कसकर पकड़ लिया। हा, तुम बच्चे को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि मेरे पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, मैं अपने बेटे के लिए इतना पैसा छोड़ना चाहता हूं कि उसे ज़िंदगी भर चिंता न करनी पड़े। गाओ हान ने हंसते हुए कहा और अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाकर उस पर कुछ बार थूका। अन्यू, दादाजी गाओ को दोष मत दो। थूक लगे ब्लेड से गर्दन कटने पर दर्द नहीं होता। गाओ हान का बेटा बौद्धिक रूप से विकलांग था, और यह सब गाओ हान की गलती थी कि उसने अपनी चचेरी बहन से शादी की, जिसके परिणामस्वरूप अंतःप्रजनन के कारण उसका बेटा बुद्धिहीन हो गया। वरना अपनी बढ़ती उम्र में उसे घर पर अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए था। लेकिन गाओ हान नफरत से भरा हुआ था। उसकी पत्नी प्रसव के दौरान मर गई और उसे पालने के लिए एक विशालकाय बच्चे को छोड़ गई। अब वह अपने जीवन के अंत से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कुछ साल और काम कर सकता था, और मरने से पहले वह अपने बेटे के लिए एक पत्नी और एक पोता ढूंढना चाहता था। इससे उसकी जीवन भर की इच्छा भी पूरी हो जाती, लेकिन गाओ हान के पैसे कमाने के प्रयासों के बावजूद ये कभी पर्याप्त नहीं होता था। हालांकि एक नाविक की आय आम लोगों की तुलना में ज़्यादा होती थी, लेकिन ये केवल 1 दर्जन चांदी के सिक्कों के बराबर होती थी। उसका मूल इरादा अपने बेटे को जहर देकर मरने से पहले दोनों को साथ साथ जीवन समाप्त करने का था, बजाय इसके कि वह अपने बौद्धिक रूप से विकलांग बेटे को भूखा मरने दे। लेकिन अब ये यान के आने से उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अगर वह जहाज पर मौजूद सभी लोगों को मार डाले तो यहाँ सब कुछ उसका हो जाएगा। गाओ हान, फिर वह अपने बेटे को लेकर किसी नई जगह जाएगा और नई शुरुआत करेगा। वह अपने बेटे के लिए एक पत्नी ढूंढेगा और एक पोता पैदा करेगा, और उसे अपने जीवन के उत्तरार्ध में इतना थका हुआ नहीं रहना पड़ेगा। अपने सामने खड़े युवक को देखकर गाओ हान ने गहरी सांस ली। अन्यू, चूंकि तुम मेरे बेटे की उम्र के ही हो, दादाजी तुम्हें जल्दी मौत देने का वादा करते हैं। अपना चाकू नीचे रख दो। ये कहते हुए गाओ हान के हाथ में रखा चाकू धीरे से अन्यू की ओर इशारा कर रहा था। बूढ़े बदमाश, आज मैं तुम्हें मारकर शार्क को खिलाने के लिए पानी में फेंक दूंगा। लड़ाई तय थी और दोनों में तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। गाओ हान की उम्र से मूर्ख मत बनो, वह विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अन्यू के हर हार्पून के वार से अन्यू के हाथ दुखने लगे।
अनियु भी एक चतुर व्यक्ति था, वह जानता था कि सीधे टकराव से बूढ़े का मुकाबला नहीं हो सकता। वह बहुत फुर्तीला था और गाओ हान से सीधे भिड़ता नहीं था। हर बार वह गाओ हान के बार वार से बाल बच जाता था। ये बच्चा खेती के लिए एक अच्छा अंकुर है, लेकिन यह अफसोस की बात है, ये यांग ने दूर से दोनों को द्वंद्वयुद्ध करते हुए देखकर शांति से कहा। गाओ हान ने कई बार वार किया, हर बार अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अनियु ने उन सभी को चकमा दे दिया और धीरे धीरे गाओ हान में थकान के लक्षण दिखाई देने लगे। अनियु की ओर उसकी गति भी धीमी हो गई। अनियु ने मौके का फायदा उठाया और जब गाओ हान ने फिर से वार किया तो उसने जल्दी से अपना हार्पून उठाया और गाओ हान की गर्दन पर वार कर दिया। गाओ हान के सिर के पिछले हिस्से से भाला सिज्जल की आवाज के साथ बाहर आ गया। नहीं, गाओ हान चीखने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से बदमाश के हाथों उसकी जान चली जाएगी। बूढ़े, तुम इतने साल जी चुके हो और अभी तक जिंदगी को समझ नहीं पाए हो, तुम इतनी बड़ी रकम पर भी कब्जा करना चाहते हो, अनियु ने गुस्से से कहा, फिर जोर से भाला खींच लिया। गाओ हान की गर्दन तुरंत सिज्जल हो गई और खून की धार बह निकली। उसने अपनी गर्दन पकड़ ली, उसका चेहरा अविश्वास और आक्रोश से भरा हुआ था और मुश्किल से अनियु की ओर बढ़ा। फिर अनियु ने फिर से भाला उठाया, गाओ हान के दिल में छेद किया और उसे बाहर खींच लिया। इस बार गाओ हान छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सांसों में उसकी सांसें थम गईं। क्या तुम पहली बार किसी को मार रहे हो? इस समय येयांग ने एक शानदार तमाशा देखा और उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए जब वह धीरे धीरे पास आया और पूछा। येयांग को देखकर अनियु थोड़ा घबरा गया। उसने घबराहट में भाला जमीन पर फेंक दिया। अनियु जानता था कि येयांग एक साधक है और सिर्फ एक उंगली से वह अनियु यहीं मर जाएगा। युवा गुरु को उत्तर देते हुए, मैं पहली बार किसी को मार रहा हूं। इससे पहले मैंने उन बाकियों में सांस छोड़ी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि गाओ हान उन सभी को मार डालेगा। अनियु ने सावधानी से कहा, येयांग को नाराज करने के डर से। डरो मत, मैं जो कहूंगा वो करूंगा। येयांग ने अनियु की तरफ देखा, फिर अपने कियानकुन बैग से चांदी के सिक्कों का एक थैला निकाला और उसे गाओ हान की लाश पर फेंक दिया। ये 1 लाख चांदी के सिक्के अब तुम्हारे हैं, येयांग ने शांत स्वर में कहा, बिना किसी भावना के। अनियु ने चांदी के सिक्कों का थैला देखा, जल्दी से आगे बढ़ा, उसे गाओ हान की लाश से उठाया और उसे खोला तो उसकी आंखों के सामने चांदी के सिक्कों का एक भारी थैला दिखाई दिया। ये बहुत बढ़िया है। इस पैसे से मेरी माँ जो बीमार पड़ी है और मेरे छोटे भाई बहन सब बच जाएंगे। ये कहते हुए अनियु तुरंत दोनों घुटनों के बल बैठ गया और येयांग को 3 बार प्रणाम किया। हर बार जहाज के डेक पर आवाज जोर से गूंजती थी, जो येयांग के प्रति अनियु की सच्ची कृतज्ञता दर्शाती थी। उठो, शून्य भूमि किस दिशा में है? येयांग ने अपने हाथ पीठ के पीछे करके अपने सामने घुटनों के बल बैठे अनियु को देखते हुए पूछा। युवा गुरु को उत्तर देते हुए, ये पश्चिम में है जहां सूर्यास्त होता है। वहां एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है और तूफान के बीच में 3 आपस में गुथे हुए बवंडर हैं। शून्य भूमि का प्रवेश द्वार उनके केंद्र में है। अनियु ने कृतज्ञता से भरी आंखों से येयांग से विनम्रता से कहा। जब से येयू ने अपने शरीर में परजीवी के रूप में प्रवेश किया है, येयांग ने दूसरे पक्ष की भावनाओं को समझने की क्षमता प्राप्त कर ली है। और अनियु के शब्द बहुत ही सच्चे थे, बिना किसी समस्या के। बहुत अच्छा, अब यह जहाज और 1 लाख चांदी के सिक्के तुम्हारे हैं। वापस जाओ। येयांग की बात पूरी होने के बाद वह एक कदम आगे बढ़ा और आकाश में उड़ गया। वह उड़ नहीं रहा था, बल्कि येयांग जमीन को इंचों में सिकुड़ने के लिए बेहद आसान गतिविधि का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वह एक ही कदम में 1000 ली की दूरी तय कर सकता था। जैसे ही येयांग बाहर निकला, उसने अपनी उंगली जहाज के नीचे की ओर उठाई, जिससे जहाज के नीचे एक कटोरे के आकार का छेद बन गया। ये क्रिया पलक झपकते ही हो गई और अनियु को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। वह अब भी उसी दिशा में झुक रहा था जिस दिशा में येयांग गया था। उसके लिए येयांग उसका रक्षक था, लेकिन येयांग के लिए वह एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा था। आखिरकार अचानक प्रकट हुआ 6 आंखों वाला लड़का और शाही शहर के लोग सब उसका पीछा कर रहे थे। और अनियु ने उसे देख लिया था, इसलिए अगर दुश्मन उसे खोज लेता तो वह बहुत खतरे में पड़ जाता। येयांग को जाते देखकर अनियु धीरे से उठा। उसने गाओ हान की लाश को पानी में फेंक दिया, फिर दिशा बदलने के लिए पाल घुमाए और घर की ओर रवाना हो गया। हालांकि यह एक ऐसा रास्ता था जहां से वापसी नहीं थी, वह जहाज के साथ समुद्र की तलहटी में डूब जाता। इस समय येयांग सिर्फ 1 कदम चलकर तूफान के पास पहुंच गया। तूफान बहुत बड़ा था, सैकड़ों लील तक फैला हुआ। तूफान के बीच में 3 बवंडर आपस में गुंथकर एक शानदार दृश्य बना रहे थे। येयांग ने अपने शरीर को नियंत्रित किया और सीधे उसमें कदम रखा। यहाँ पैर रखने की कोई जगह नहीं थी, एक बार समुद्र में गिरते ही वह खत्म हो जाता। अत्यंत आसान गतिविधि का उपयोग करने के लिए उसे पैर रखने के लिए भी जगह चाहिए थी।
अन्यथा वह इस विशाल महासागर में गिर जाता। जैसे ही ये यांग ने बवंडर को छुआ, वह तुरंत उसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अंदर खींच लिया गया। मानव लोक अष्टम मोड़ मध्य अवस्था साधक होने के बावजूद ये यांग इन 3 बवंडरों के सामने असहाय था। बस पास पहुंचते ही वह समुद्र की तलहटी में समा गया। ये कहना अजीब था, लेकिन ये बवंडर ऊपर की ओर नहीं बह रहा था, इसके बजाय यह एक भंवर की तरह था जो सब कुछ समुद्र की तलहटी में खींच रहा था। ये यांग ने जल्दी ही खुद को ढाल लिया और कुछ देर देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह बवंडर एक बहुत ही गहरा स्वरूप था। ये स्वरूप शून्य भूमि के सच्चे देवकुल द्वारा छोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को शून्य भूमि में प्रवेश करने से रोकना था। ये यांग के समुद्र की तलहटी में खींच लिए जाने के बाद एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हुआ। ये ब्लैक होल बहुत बड़ा था और अंदर से पूरी तरह से अंधेरा था। ये यांग का शरीर पूरी तरह से बेकाबू हो गया और तुरंत ब्लैक होल में समा गया। अंदर जाने के बाद प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ता गया और फिर गायब हो गया। ये यांग को बस ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा उसके शरीर पर तेजी से रगड़ खा रही हो, साथ ही अनजान दबाव उसे घेर रहा हो, मानो उसका निरीक्षण कर रहा हो, जिससे उसके पूरे शरीर में चुभन सी हो रही हो। ये यांग ने चारों ओर देखा और वहां एक शून्य था। कुछ भी नहीं था, रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। लगभग 10 दिनों तक गिरने के बाद ये यांग ने धीरे धीरे अपने पैरों के पास एक प्रकाश बिंदु देखा। ये प्रकाश बिंदु बड़ा होता गया और मुट्ठी के आकार का हो गया। रोशनी भी तेज होती गई, जिससे ये यांग, जो अंधेरे का आदी था, सहज ही अपने हाथ से अपनी आंखें ढंकने लगा। तेज रोशनी से उसकी आंखें दुखने लगीं। जल्द ही उसके पैरों के पास मुट्ठी के आकार की रोशनी धीरे धीरे फैलती गई और 3 किलोमीटर लंबा एक बड़ा छेद बन गया। ये बहुत अच्छा है, मैं आखिरकार यहाँ हूँ। ये यांग ने अपनी उंगलियों के बीच से नीचे के दृश्य को देखा, बोलते हुए उसका चेहरा उत्साह से भर गया। उसी समय ये यांग ने बाई होंग द्वारा सिखाई गई भेस तकनीक का इस्तेमाल करके अपना रूप बदल लिया और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया, जिसके बाल दाढ़ी वाले थे। उसका शरीर दुबला पतला लेकिन बहुत मजबूत था और उसके बाल बंधे हुए थे, जिससे उसे अमरता का आभास हो रहा था। ये सब करने के बाद ये यांग ने इस दुनिया को देखा और मन ही मन कहा, ऐसी दुनिया बनाने की क्षमता किसमें हो सकती है। शून्य भूमि पूरी तरह से नकली थी, ये बस एक भूमिगत दुनिया थी। वह शून्य ब्लैक होल इस भूमिगत दुनिया को जोड़ने वाला रास्ता था। जल्द ही ये यांग ब्लैक होल से बाहर गिर गया और आसपास का वातावरण तुरंत विशाल हो गया। ये दुनिया प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी और यहाँ दिन और रात भी बारी बारी से बदलते रहते थे। आकाश में एक विशाल गोलाकार वस्तु से तीव्र प्रकाश निकल रहा था, जो इस दुनिया को रोशन कर रहा था। जैसे ही ये यांग जमीन पर उतरा और अपना पैर उठाने की कोशिश की, वह ये देखकर भयभीत हो गया कि उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिल सकता। वह अपनी जगह पर मजबूती से फंसा हुआ था और शक्तिशाली आभाएं तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थीं। ये यांग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां भी हिलना मुश्किल हो रही थीं। इस दुनिया में एक अदृश्य दबाव था जो परत दर परत उसके शरीर पर दबाव डाल रहा था, और इस दबाव का सामना करते हुए ये यांग को सचमुच शक्तिहीनता का एहसास हुआ। उसे लड़ने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। इस दबाव के सामने वह एक चींटी के समान था। प्रतिद्वंद्वी को उसे मारने के लिए बस एक विचार की आवश्यकता थी। ऐसी शक्ति किस व्यक्ति में हो सकती है? ये यांग के हृदय में सदमे की लहरें उठीं। वह इस दबाव के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। तुम कौन हो? तुम शून्य भूमि में क्यों घुस आए? जब ये यांग अभी भी सदमे में था, तभी 4 मीटर ऊंचे सुनहरे कवच पहने और सुनहरे भाले लिए 3 दैत्य प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर भावों से ये यांग को देखा और उससे प्रश्न किए। उनके पहनावे को देखकर ये यांग तुरंत होश में आ गया। ये तीनों सिमुलेशन से सच्चे देवकुल के थे। केवल शाही शहर और 10 महाकुलों के लोग ही शून्य भूमि में प्रवेश कर सकते थे। जो कोई भी इसके मूल निवासियों की स्वीकृति के बिना शून्य भूमि में प्रवेश करता, उसे लगभग निश्चित रूप से मृत्यु का सामना करना पड़ता। सज्जनों, मैं 10 महाकुलों के रात्रि परिवार से हूँ। मेरे पास जरूरी काम है, इसलिए मैं रात्रि परिवार को महत्वपूर्ण समाचार देने के लिए पहले ही आ गया हूँ। ये यांग धीरे धीरे बोला, साथ ही इस दुनिया का अवलोकन भी कर रहा था। शून्य भूमि बिल्कुल भी शून्य नहीं थी। इसके विपरीत ये पक्षियों और फूलों की सुगंध और प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। और एक नज़र डालते ही ये यांग ने दुर्लभ और विदेशी जड़ी बूटियां हर जगह खरपतवार की तरह बिखरी हुई देखीं। उनमें से कई वास्तव में ईश्वर स्तर की आत्मिक जड़ी बूटियां थीं, और एक आत्मिक जड़ी बूटी इतनी मूल्यवान थी कि ये यांग तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उस आत्मिक जड़ी बूटी, जिसका नाम आत्मा वापसी घास था, में सभी विषयों को बेअसर करने का प्रभाव था। जब तक किसी को जहर दिया गया हो, इस आत्मिक जड़ी बूटी के सेवन से तुरंत उसका विषरण हो जाता था। अगर यह जड़ी बूटी बाहर रखी जाती तो लोग इसके लिए लगभग निश्चित रूप से खून खराबे की हद तक लड़ पड़ते। फिर भी यहाँ इसे एक सामान्य खरपतवार की तरह माना जाता था।
दरअसल जब ये 3 सच्चे ईश्वर कुल के सदस्य आए तो उन्होंने अनजाने में कई आत्मिक जड़ी बूटियों पर पैर रखकर उन्हें मार डाला। लगता है मैं सही जगह आ गया हूँ। ये यांग ने तीनों सच्चे ईश्वर कुल के सदस्यों को देखकर मन ही मन उपहास किया। उन तीनों की ताकत 5 चक्करों के बराबर थी, लेकिन उनके द्वारा उत्सर्जित युद्ध की आभा 7 चक्करों वाले मानव लोक के बराबर थी। क्या यही सच्चा ईश्वर कुल है? ये यांग के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से उसे छिपा लिया। रात्रि परिवार सच्चे ईश्वर कुल के 3 सदस्य हैरान थे। उनके ज्ञान के अनुसार 10 महाकुलों ने जहाज से प्रवेश किया था। उस छेद से कभी कोई अकेले प्रवेश नहीं कर पाया था, और यह छेद कोई साधारण छेद नहीं था। 6 चक्करों से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो उस छेद में प्रवेश करता भस्म हो जाता। फिर भी उनके सामने एक बकरी की दाढ़ी वाला यह व्यक्ति न केवल शून्य भूमि के छेद से होकर गुजरा, बल्कि स्थिर रूप से नीचे भी उतरा। ये सर्वविदित था कि केवल 20 वर्ष से कम आयु के लोग ही शून्य भूमि तक पहुंचने के लिए इस छेद में प्रवेश कर सकते थे। एक बार जब कोई उस आयु को पार कर जाता तो वह उतरते समय विभिन्न नियमों द्वारा टुकड़े टुकड़े हो जाता, टुकड़े टुकड़े होकर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो जाता, यहाँ तक कि उसकी आदिम आत्मा भी बच नहीं पाती। हालांकि उनके सामने बकरी की दाढ़ी वाला यह व्यक्ति 20 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए और उसमें कम से कम 6 चक्करों की शक्ति होनी चाहिए। ये सोचकर सच्चे ईश्वर कुल के 3 सदस्यों के हाव भाव अचानक बदल गए। सदमे में वे ये यांग को ध्यान से देखने लगे और एक पल बाद वे बोलते रहे, अगर तुम सच में नाइट फैमिली से हो तो मेरे साथ नाइट फैमिली सिटी में आकर पुष्टि कर लो, अगर नहीं तो 5 घोड़े तुम्हें चीर डालेंगे। एक सच्चे ईश्वर कबीले के सदस्य ने बात की, फिर एक छोटा लौकी निकाला और तुरंत ये यांग को अंदर खींच लिया। ये यांग ने बस अपने शरीर में हल्कापन महसूस किया और फिर वह लौकी में गिर पड़ा। अंदर यह अविश्वसनीय रूप से विशाल था, जिसमें हजारों लोग समा सकते थे। ये वास्तव में एक रहस्यमय हथियार, आत्मा का खजाना है। ये यांग खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा। इस छोटी सी दुनिया में गश्ती दल के पहरेदार भी आसानी से एक रहस्यमय हथियार निकाल सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि ये यांग का आत्मा शिशु भाला भी एक रहस्यमय हथियार था। आत्मा शिशु भाला प्राप्त करना बेहद मुश्किल था और इस रहस्यमय हथियार के कारण उसकी जान लगभग चली गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ रहस्यमय हथियार इतने आम होंगे जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। इस लौकी को देखकर ये बेहद मजबूत थी। जब तक उपयोगकर्ता इसे छोड़ना नहीं चाहता था, ये यांग को यकीन था कि वह हमेशा के लिए इस लौकी के अंदर फंस जाएगा। वह तब तक वहीं रहेगा जब तक उसकी आयु समाप्त नहीं हो जाती और वह मर नहीं जाता। लौकी के अंदर उसकी सारी साधना सीलबंद थी, जिससे वह किसी नश्वर से अलग नहीं था। हालांकि लौकी के अंदर का भाग बिल्कुल काला नहीं था, बल्कि लौकी पारदर्शी दिखाई देती थी, जिससे वह इसके आर पार बाहरी दुनिया देख सकता था। 3 सच्चे देवकुल के सदस्य बर्बरों की तरह दौड़े, नाइट फैमिली सिटी की ओर बढ़ते हुए। हर कदम सैकड़ों मीटर की दूरी तय करता था। कुछ हद तक ये यांग की बेहद आसान गतिविधि की 5वीं परत के समान, जो दूरियों को कम कर सकती थी। हालांकि ये यांग की एक कदम में 1000 मील तय करने की क्षमता की तुलना में यह अभी भी बहुत कमतर था। मूल रूप से ये यांग एक कदम में ज़्यादा से ज़्यादा 100 मील की दूरी तय कर सकता था, लेकिन दान परिवार की साधना पद्धति एकता, जिसने अत्यंत सरल गति पद्धति को उन्नत किया, का उपयोग करके वह एक कदम में 1000 मील की दूरी तय करने में सक्षम हो गया। तीनों अज्ञात समय तक दौड़ते रहे। ये छोटी सी दिखने वाली दुनिया ये यांग की कल्पना से भी बड़ी निकली। अंततः तीनों एक कस्बे के सामने रुके जो लगभग 1 किलोमीटर आकार का था। ये यांग ने जल्दी से देखा तो पाया कि वह कस्बा हरी ईंटों से घिरा हुआ था। ऊपर एक छोटा झंडा लगा हुआ था जिस पर रात्रि लिखा था। क्या ये शून्य भूमि में रात्रि परिवार की बस्ती हो सकती है? 10 महान परिवारों में से प्रत्येक को शून्य भूमि में बसने और अस्थायी निवास के लिए एक स्थान दिया गया था। हालांकि ये शून्य भूमि के बाहरी घेरे तक ही सीमित था। वे यहाँ शून्य भूमि के साथ लेन देन करते थे और सभी संधियों पर हस्ताक्षर कर चुके थे। 10 महाकुलों और शाही नगर को भीतरी घेरे में एक कदम भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, अन्यथा उन्हें सच्चे देवकुल की ओर से कुल के विनाश की सजा भुगतनी पड़ती। इसके अलावा 10 महाकुलों और शाही नगर के नगरों की रक्षा उनके अपने लोग नहीं करते थे। नगरों के बाहर के रक्षक सभी सच्चे देवकुल के सदस्य थे। यहाँ के सभी नियम सच्चे ईश्वर कुल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निस्संदेह सच्चे ईश्वर कुल में इसके लिए शक्ति भी है। जो लोग इसमें प्रवेश करते हैं उनके लिए सर्वोच्च साधना क्षेत्र केवल 5 क्रांतियों वाला मानव लोक है। हालांकि उनके पास 9 क्रांतियों वाला सच्चा ईश्वर सम्राट है और यहाँ तक कि 6 महाग्रह गुरु भी 7 क्रांतियों के महाशक्तिशाली हैं। ये बाहरी लोग उनके सच्चे ईश्वर कुल से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? हालांकि सच्चा ईश्वर कुल शून्य भूमि में फंसा हुआ है और बच नहीं सकता, फिर भी भीतर के प्रचुर संसाधन बाहर से लोगों को आकर्षित करते हैं। वे कुछ ऐसी चीजें भी लाते हैं जिनकी सच्चे ईश्वर कुल की इच्छा होती है,
लेकिन आज 20 साल से कम उम्र का और 6 क्रांतियों वाले लोक में रहने वाला एक बाहरी व्यक्ति वास्तव में शून्य भूमि में पहुंच गया। इससे सच्चा ईश्वर कुल सतर्क हो गया, लेकिन सौभाग्य से जो बाहरी लोग सच्चे ईश्वर कुल की स्वीकृति के बिना यहाँ आते हैं वे दबाव में आ जाएंगे और उन्हें हिलने डुलने में कठिनाई होगी। सच्चे ईश्वर कुल के 3 सदस्य ये यांग को उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए रात्रि परिवार के पास ले आए। सच्चे देवकुल के 2 सदस्यों को मुख्य द्वार पर आते देख पहरेदारों ने दरवाज़ा खोल दिया और एक व्यक्ति को अंदर जाने दिया, जबकि बाकी 2 शहर के द्वार की रखवाली करते रहे। जैसे ही वह अंदर गया, ये यांग ने यहाँ ढेर सारा सामान देखा, सभी आध्यात्मिक औषधियाँ या कीमती सामग्रियाँ। ये सामग्रियाँ रहस्यमय हथियार बनाने के लिए ज़रूरी हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ 10 गाड़ियाँ भरने के लिए पर्याप्त होंगी। ये जी, इधर आओ। आज मैंने एक आदमी को पकड़ा है जो शून्य भूमि में घुस आया था। उसने कहा कि वह तुम्हारे रात्रि परिवार से है। ये कहते हुए उसने अपनी कमर से बंधा एक लौकी निकाला, ढक्कन खोला और उसकी सामग्री जमीन पर उड़ेल दी और ये यांग तुरंत गिर पड़ा। ओह, ये भगवान वू रैन है। तभी एक सुंदर आदमी बाहर आया और वू रैन का आदरपूर्वक अभिवादन किया। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? वू रैन ने जमीन पर ये यांग की ओर इशारा करते हुए पूछा। बोलते बोलते वू रैन अपने पास से गुजर रही एक युवती की पीठ पर जोर से थप्पड़ मारना नहीं भूला। रात्रि परिवार की युवती ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जाने के लिए मुड़ गई। ये जी, जो महिला अभी अभी गुजरी है वो तुम्हारी मंगेतर है ना? उसकी गांड वाकई बहुत सुडौल और लचीली है, वू रैन ने येजी से एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। अपनी मंगेतर को अपने सामने थप्पड़ खाते और छेड़ते देखकर येजी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई। हाँ, ये तो संयोग ही है। ठीक है, तुम मुझे किसे दिखाना चाहती थीं? येजी ने जल्दी से विषय बदल दिया, वू रैन का ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करते हुए। येजी अच्छी तरह जानता था कि सच्चे देवकुल ने कुछ समय पहले ही जियाओ परिवार के मुखिया की पत्नी को ले लिया था और जियाओ परिवार ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्होंने सचमुच उसकी मंगेतर पर हाथ उठाया होता तो वह एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार परिवार की आर्थिक जीवन रेखा उसके हाथों नष्ट नहीं हो सकती थी। शून्य भूमि, ये बड़ा केक खो नहीं सकता था। एक बार जब उसने सच्चे देवकुल को नाराज किया तो उसे निश्चित रूप से पारिवारिक दंड का सामना करना पड़ेगा। उसकी साधना समाप्त कर दी जाएगी और लौटने पर उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा। ओह, तुम्हारा मतलब इस आदमी से है? वह अचानक अंदर घुस आया और बोला कि वह तुम्हारे रात्रिकुल से है और उसकी ताकत भी कम नहीं है। वू रैन ने उदासीनता से कहा, फिर अपनी नाक खुजाई और एक बूगर निकाला। इधर आओ। वू रैन ने येजी की ओर देखा और कहा। येजी को पता लग गया था कि वह क्या करना चाहता है। जैसे ही वह पास गया और अपना मुंह खोला, उसका चेहरा काला पड़ गया। फिर वू रैन ने जो बूगर उठाया था उसे येजेड के मुंह में ठूंस दिया। बहुत साफ है, वू रैन ने अपनी उंगली देखते हुए मन ही मन कहा। ये यांग शुरू से अंत तक चुप रहा, चुपचाप ये दृश्य देखता रहा। ये यांग जानता था कि इस दुनिया में सच्चा ईश्वर कुल घमंडी है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने घमंडी होंगे। ये जानना जरूरी है कि येजी परिवार द्वारा भेजा गया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, फिर भी सच्चा ईश्वर कुल इतना लापरवाह था कि उसने प्रसिद्ध 10 महान कुलों की पूरी तरह से अवहेलना की। इसे निगल जाओ। वू रैन ने अपना सिर ऊपर उठाया और येजी की ओर देखा। फिर मुंह भरकर येजी ने उस बलगम को निगल लिया। उनके आसपास मौजूद नाइट फैमिली के सदस्य घृणा से भरे चेहरों से देख रहे थे। ठीक है, जाकर देखो कि क्या वह तुम्हारे नाइट फैमिली से है। तभी दोनों का ध्यान ये यांग की ओर गया। येजी ने घृणा से उल्टी करने की इच्छा को दबाया और ये यांग के पास गया, फिर अपना सिर हिलाया। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? ये यांग ने ये जेड के सवाल के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जाहिर है तुम मुझे नहीं जानते। नाइट फैमिली के कई वंश और शाखाएं हैं, लेकिन परिवार में रहने वालों के अलावा बाहर भी 1 लाख से ज्यादा नाइट फैमिली के सदस्य हैं। तुम मुझे कैसे जान सकते हो? ये यांग ने शांत स्वर में येजी को जवाब दिया। ये जेड के आगे सवाल पूछने का इंतजार किए बिना ये यांग ने कहा, मैं इस बार ज़रूरी काम से आया हूँ। हमारे नाइट फैमिली में एक गद्दार आ गया है। उसका मन अशुद्ध है और वह राक्षसी दाव की साधना करता है। नाइट फैमिली ने मुझे खास तौर पर इस मामले को संभालने के लिए भेजा था, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। शून्य भूमि से गुजरते हुए मैं खास तौर पर आपकी मदद मांगने आया हूँ। ये यांग ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। ये जगह नाइट फैमिली से बहुत दूर थी, इतनी दूर कि 1000 ली प्रति कदम के हिसाब से भी ये यांग को आधा साल लग जाता। और नाइट फैमिली में एक गद्दार का आना एक बहुत ही गंभीर मामला था। अगर परिवार के उच्च स्तरीय प्रबंधन में कोई समस्या आ जाती तो पारिवारिक राज लीक होना नाइट फैमिली के लिए बेहद नुकसानदेह होता। इसलिए किसी गद्दार के आने की ऐसी घटना से परिवार पहले ही खतरे में था।
नाइट फैमिली के किसी भी सदस्य को ऐसे मामले का सामना करने पर बिना किसी सवाल के मदद करनी चाहिए। ये यांग के शब्दों से ये जेड के हाव भाव थोड़े बदल गए। संशयपूर्ण भाव से वह पूछता रहा, तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, वह कौन है जिसने परिवार को धोखा दिया? येजी अच्छी तरह जानता था कि कुछ दुष्ट साधक अक्सर 10 महाकुलों से होने का दिखावा करके शून्य भूमि में प्रवेश करते हैं और अपने लिए अवसर तलाशते हैं। यह अवश्यंभावी था कि कुछ लोग चुपके से अंदर घुसकर खुद को असली रूप देने की कोशिश करते। जिसने परिवार को धोखा दिया वह कोई और नहीं बल्कि नाइटमेयर ही है। ये यांग की बातें सुनकर ये जेड के हाव भाव अचानक बदल गए, मानो उसने कुछ भयानक सुन लिया हो। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ये यांग मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि नाइटमेयर ने बहुत समय पहले नाइट परिवार को धोखा दिया था और सोल नदी के किनारे नाइट परिवार गांव की स्थापना की थी, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है। लेकिन साधकों के लिए ये बंद दरवाजे की साधना के कुछ ही सत्य थे। 5 क्रांति मानव लोक के साधक के रूप में येजी ने स्वाभाविक रूप से नाइटमेयर द्वारा परिवार के साथ विश्वासघात का अनुभव किया। हालांकि नाइटमेयर को अंततः परिवार द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों ने मार डाला, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नाइटमेयर राक्षसी दाव साधना तकनीकों का उपयोग करके उसके शव को वापस जीवित कर देगा और फिर एक परिवार स्थापित करेगा। उसने खुद को फिर से जीवित करने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अंत में ये यांग ने उसे बाधित कर दिया। नाइटमेयर, ये कैसे संभव है? स्पष्टतः उसे परिवार के बड़े बुजुर्ग ने ही मारा था। वह मरा कैसे नहीं हो सकता? येजी की आंखें घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। तुम भूल गए, उसने गुप्त रूप से राक्षसी दाव की साधना की थी और उस समय महापुरुष ने उसे केवल मार डाला था, उसके भौतिक शरीर को नष्ट नहीं किया था। ये कहते हुए ये यांग ने अपने कियानकुन बैग से एक लाल मनका निकाला और उसे दिखाया। वास्तव में येजी ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह वही राक्षसी दाव साधना तकनीक थी जिसका अभ्यास दुष्वप्न वृद्ध दानव उस समय करता था। उस समय परिवार के सदस्यों ने देखा कि दुष्वप्न गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अपने ही भाई की हत्या कर रहा है, और दुष्वप्न अंततः परिवार से भाग गया। भागते समय बहुत जल्दी में होने के कारण वह अपने कमरे में अभ्यास की गई राक्षसी दाव साधना तकनीक को वहीं छोड़ गया। उनमें से एक साधना तकनीक थी जिसे सहस्त्र मानव भट्टी कहा जाता था, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने 3000 वंशजों के मांस और रक्त का उपयोग करके रक्त बूंद गोलियों को परिष्कृत करके मृतकों में से वापस आ सकता था। ये यांग के हाथ में जो था वह बिल्कुल वही पौराणिक रक्त बूंद की गोली थी, क्योंकि उसकी तेज खूनी गंध से कोई गलती नहीं हो सकती थी। यह मन का अच्छा है, अब यह मेरा है। वुरेन की आंखें चमक उठी जब उसने ये यांग को मन का निकालते देखा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह मन का वाकई एक अच्छी चीज़ है, यहाँ तक कि उस शून्य भूमि की किसी भी चीज़ से भी ज़्यादा खास जहाँ वे रह रहे थे। यह मन का तब लिया गया था जब मैंने दुष्वप्न वाले बूढ़े दानव को पकड़ा था। चूंकि भगवान वुरेन इसे चाहते हैं, इसलिए मैं इसे भगवान वुरेन को दे दूंगा। ये यांग मुस्कुराया और रक्त बूंद की गोली उसे सौंप दी। सिमुलेशन में ये रक्त बूंद की गोली नाइट फैमिली के एक सदस्य को मिली थी, जिसने अंततः नाइट फैमिली के बुजुर्गों को इसे छीनने के लिए आकर्षित किया और इस मनके के कारण उसने खुद अपनी जान गंवा दी। अब बेहतर होगा कि ये जेड के सामने वुरेन को रक्त बूंद की गोली दे दी जाए, जिससे ये कर्म जंजाल खत्म हो जाए। वुरेन इसे ले पाएगा या नहीं ये तो पता नहीं था। नहीं, यह एक रक्त बूंद की गोली है। येजी रक्त बूंद की गोली के प्रभावों को गहराई से समझता था। यह एक दिव्य गोली के समान भी थी। चाहे कोई भी चोट लगी हो या शरीर नष्ट हो गया हो, जब तक आदिम आत्मा जीवित है, इस रक्त बूंद की गोली का उपयोग करने से व्यक्ति तुरंत अपने शरीर की सर्वोत्तम स्थिति में आ जाता था। इसके अलावा ये जीवन काल भी बढ़ा सकती थी। एक रक्त बूंद की गोली दूसरे जीवन के बराबर थी। ये यांग को इसे देते हुए देखकर येजी इतना चिंतित हो गया कि उसने लगभग उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारा क्या मतलब है? जो मुझे पसंद है वह मेरा है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे रात्रि परिवार को शून्य भूमि से बाहर निकाल दूंगा? अगर मैं तुम सबको मार दूं तो क्या होगा? तुम मेरा क्या कर सकते हो? वुरेन ने रक्त बूंद की गोली अपनी आस्तीन में ठूंसते हुए कहा। और उसने येजी को कोसा। वुरेन अच्छी तरह जानता था कि उसे आज एक खजाना मिला है। तुम्हारा नाम क्या है? आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ वुरेन। अब से तुम मेरे सेवक रहोगे। अगर इस शून्य भूमि में कोई तुम्हें दुखी करे तो मुझे बताना, मैं उसे मार डालूंगा। वुरान ने ये यांग की बहुत सराहना की, इस समझदार व्यक्ति की जो उस येजी से बिल्कुल अलग था। मेरा नाम नाइट थरी है सर। ये यांग स्वाभाविक रूप से अपना असली नाम नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने लापरवाही से एक नाम चुन लिया। चूंकि तुम रात्रि परिवार से हो, इसलिए तुम शून्य भूमि में अतिक्रमण नहीं कर रहे हो। अब मैं तुम्हें एक ताबीज़ दूंगा, इसे अपने साथ रखना और तुम यहाँ के दबाव से नियंत्रित नहीं होगे और हिल भी नहीं पाओगे। ये कहते हुए वुरेन ने एक त्रिकोणीय मुड़ा हुआ ताबीज़ लिया और उसे ये यांग की जेब में रख दिया। तुरंत ये यांग के शरीर पर दबाव पूरी तरह से गायब हो गया।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई वू रैन, ये यांग ने जमीन से उठते हुए आश्चर्य से कहा। ठीक है, आज के लिए इस मामले में इतना ही काफ़ी है, लेकिन तीसरी रात्रि तुम्हें अपनी जानकारी दर्ज कराने के लिए मेरे साथ आना होगा। आखिरकार तुम मानव लोक 6 क्रांतियों में से एक हो और तुम्हें सच्चे ईश्वर हॉल में अपनी पहचान दर्ज करानी होगी। अब भी, हालांकि ये यान के बारे में वुरान की धारणा काफ़ी बदल गई थी, नियमों के अनुसार ये यान को अभी भी पंजीकरण के लिए सच्चे ईश्वर भवन जाना था। प्रवेश करने के बाद उसे न केवल अपनी साधना का पुनः परीक्षण करना होगा, बल्कि उसका सारा सामान भी जब्त कर लिया जाएगा, उसे कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये सामान तभी लौटाए जाएंगे जब वह बाहर निकलेगा। वुरान की बात सुनकर ये यांग ने थोड़ा सिर हिलाया। तो भाई येजी, मैं भाई वुरान के साथ पंजीकरण के लिए जाऊंगा। ये यांग ने येजी का अभिवादन किया और फिर वुरान के पीछे पीछे चला गया। दोनों को जाते देखकर येजी ने दांत पीस लिए। अरे, ये बेवकूफ़ कौन है? इसने तो वुरान के सामने ही रक्त की बूंद की गोली निकाल ली। क्या उसे नहीं पता कि यहाँ का सच्चा ईश्वर कुल बेशर्म बदमाशों का एक झुंड है? येजी ने कहा और जल्दी से किसी से मुंह धोने के लिए साफ पानी का एक बर्तन मंगवाया। वुरान द्वारा उसके मुंह में बलगम ठूंसने और उसे निगलने के लिए मजबूर करने की याद आते ही येजी ने घृणा से दांत पीस लिए। वुरान के जाने के बाद नाइट फैमिली का एक सदस्य आया और पूछा, भाई येजी, क्या यह अचानक नाइट थरी सचमुच हमारे नाइट फैमिली से है? वह बहुत बेवकूफ़ है ना? बिल्कुल, उसे ज़रा भी दूरदर्शिता नहीं है। मुझे यकीन है कि वह कोई बाहरी व्यक्ति है जिसे किसी तरह हमारे परिवार की अंदरूनी जानकारी का पता चल गया है और वह चुपके से अंदर घुसना चाहता है। येजी ने अपना मुंह धोया और एक पल सोचने के बाद कहा, शायद नहीं। वह ब्लड ड्रॉप पिल वास्तव में उस साधना पद्धति के रिकॉर्ड के अनुरूप है जो नाइटमेयर द्वारा उस समय परिवार को धोखा देने पर छोड़ी गई थी। कुछ देर सोचने के बाद येजी फिर बोला, हमारा लेन देन जल्द ही समाप्त होने वाला है। हमारे बाहर जाने के बाद तुम तुरंत परिवार को खबर देना और नाइट थरी की असली पहचान की पुष्टि करना। और जब नाइट थरी वापस आए तो उसे उसकी वंशावली की जांच के लिए ले जाएं ताकि पता चल सके कि वह हमारे नाइट परिवार से है या नहीं। ये निर्देश देने के बाद येजी इस लेन देन से सामान निकालने की तैयारी करने लगा। सामान का ये जत्था बेहद महत्वपूर्ण था, परिवार ने इन संसाधनों को हासिल करने के लिए बड़ी कीमत चुकाई थी। इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना ये जैद के पास 10 सिर होने पर भी इतने सिर नहीं होते कि उन्हें काटा जा सके। ... जैसे ही येजी तैयारियों में व्यस्त था, ये यांग वुरान के पीछे पीछे सच्चे ईश्वर भवन की ओर चल पड़ा। वुरान आगे चल रहा था, उसके दोनों ओर पहले से मौजूद 2 सच्चे ईश्वर कुल के सदस्य थे। वे सच्चे ईश्वर भवन की ओर उड़े और ये यांग उनके बीच में फंस गया। एक बार जब मैं सच्चे ईश्वर भवन में प्रवेश कर जाऊंगा तो मुझे लगता है कि बचना बहुत मुश्किल होगा, ये यांग ने सच्चे ईश्वर कुल के 2 सदस्यों की ओर देखते हुए सोचा। सच्चे ईश्वर भवन में एक साथ क्रांति हॉल मास्टर प्रभारी था। एक बार उसके प्रवेश करने पर अगर दूसरे पक्ष को पता चल जाता कि वह 8 क्रांतियों वाला मानव लोक है, तो यह निश्चित रूप से सच्चे ईश्वर महान सम्राट को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए आकर्षित करेगा। बाद में कुल मिलाकर 20 साल से कम उम्र में 8 क्रांतियों तक पहुंचने से सच्चे ईश्वर कुल के लिए पहले से ही गंभीर खतरा पैदा हो गया था। आखिरकार सच्चे ईश्वर कुल अपने जीवन काल में संत क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे और उनके क्षेत्र में उन्नति कठिन थी, जिससे 9 क्रांतियों की बाधा को पार करना और भी मुश्किल हो गया था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति उनसे ज्यादा ताकत के साथ आ गया तो ये बेहद भयावह मामला होगा। और ये यांग ये भी जानता था कि वह अभी सच्चे ईश्वर महान सम्राट का विरोधी नहीं था। आखिरकार वह हजारों सालों से 9 क्रांतियों में फंसा हुआ था और उसकी ताकत सामान्य 9 क्रांतियों से भी ज्यादा थी। नोंगयू जैसा 9 क्रांतियों का विशेषज्ञ भी सच्चे ईश्वर महान सम्राट के सामने कमजोर पड़ जाएगा। ये सोचते हुए ये यांग ने अपने कियानकुन बैग में हाथ डाला और आत्मा शिशु भला निकाला। जैसे ही उसने वापसी मूल का चक्कर लगाया, उसके पैरों के नीचे एक ताइची चित्र प्रकट हुआ और आसपास का दृश्य तुरंत धीमा हो गया। ये यांग के भाले के इरादे ने आत्मा शिशु भाले को घेर लिया और भाले की चीख निकली, जल्दी करो, यहाँ अक्सर भयंकर जानवर दिखाई देते हैं और थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है, वू रैन ने याद दिलाया, फिर सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे ही वू रैन की आवाज़ धीमी हुई, ये यांग ने जल्दी से 2 भले निकाले और हवा में 2 शिशु ध्वनियाँ गूंजी। अगले ही पल वू रैन के बगल में खड़े 2 लोगों के सिर फट गए और चारों ओर सुनहरा खून बिखर गया। तीसरी रात, तुम क्या कर रहे हो? वू रैन ने अपने पीछे शोर सुना और जल्दी से मुड़कर देखा तो 2 सिरहीन साथी जमीन पर पड़े थे। वू रैन चौंक गया और जैसे ही वह हमला करने वाला था, अगले ही पल ये यांग का लंबा भाला उसके दिल में घुस गया। ये कैसे संभव है? वू रैन ने ये यांग को तब तक कोई हरकत करते नहीं देखा जब तक उसे पता नहीं चला कि लंबा भाला उसके दिल में घुस गया है। इतनी तेजी से वू रैन को विरोध करने का भी मौका नहीं मिला।
अचानक ये यांग का हाथ झंझना उठा और एक नया भला आशय वास्तव में उभर आया। दूसरा सुनहरा भला आशय, ये बहुत बढ़िया है। ये गुयुआन भला कला का निम्न संस्करण था, जिसमें दुश्मनों को मारने के लिए भला आशय का उपयोग किया जाता था। दुश्मन जितना शक्तिशाली होता, भला आशय उतना ही प्रबल होता। अब 3 सच्चे देवकुल के सदस्यों को मारकर उसने सीधे दूसरे सुनहरे भला आशय को समझ लिया था। जमीन पर पड़ी 2 लाशों को देखकर ये यांग ने एक पल सोचा, फिर आगे बढ़कर वुरेन द्वारा ली गई रक्त बूंद की गोली वापस ले ली। फिर उसने आत्मा शिशु भाला जमीन में घुसा दिया, जिससे तुरंत एक बड़ा गड्ढा खोद दिया गया। उसने तीनों लाशों को उसमें फेंक दिया, फिर अपने भाले से जमीन को साफ किया, जिससे तुरंत मिट्टी की एक परत ऊपर उठ गई और उन पर धंस गई। शून्य भूमि में उसे बहुत सावधान रहना था। इस बार ये यांग के आने का उद्देश्य आत्मा तोड़ने वाली घास को ढूंढना था, ताकि वह 9 चक्करों में प्रवेश कर सके।